पूरा रेड लाइट एरिया है, आइडेंटिफाइड है, सबके पास नाचने गाने के लाइसेंस हैं मनोरंजन विभाग से। तो गाने बजाने की आड़ में ये सारा घटिया काम हो रहा है। हाँ, यहाँ एक थानेदार आने के लिए 25 लाख रुपया देता है ताकि हमें नहीं छोड़ो, हम कमाएंगे। हमने उनसे कहा कि हमको एक लड़की निकालनी है। तेरे बोले आपने मैडम अपनी उम्र देखी है, आप मत पढ़ो, मार देगा कोई। तो तुम ऐसा करो, सब जेवर पैसा जो हो इकट्ठा करके आज रात मैं लेके चलूंगा तुम्हें। कि जब भी कोई नई लड़की आती है उसको प्रेग्नेंट हो जाने देते हैं, तो बच्चा छीन लेते हैं। बच्चा से मिलने के लिए 200 रुपए चाहिए। चोटें खाई, मुकदमे हुए, इतनी चोटें खाई कि पूरे फेस पे जो मेरे निशान है सब उसी समय के हैं। हमारी गाड़ी पे बिल्कुल एकदम दूध का टैंकर चढ़ा दिया। मैं एक लेने गई थी, 3 लड़कियां थी जो अगर और 15 मिनट होती तो मर जाती। पड़ोस का लड़का है, प्यार में फंसाता है, माँ बाप को फंसाता है। अरे यहाँ इतनी गरीबी है, चलो मैं दिल्ली काम दे रहा हूँ। फोकस है मेरठ, वो ट्रांजिट पॉइंट है, वो आएगी लड़की वहां से बिक जाएगी। वहां से बिक जाएगी। हाँ, कहाँ पर थी बिकते, अपनी शॉल थी वो उसे पहनाई। कैसे आई तू? हाँ, गहरी नाली है वहाँ, उस नाली में चुप रही, जैसे यहाँ नाली में रही इतनी सर्दी में। दीदी इसको अच्छा ही पॉजिटिव हो गया, किसी पल की मेहमान है। मैं हर दिन सुबह उसके पास जाती 4, और मैंने यही रोग उसे भी दिया है। वो मर जाए मैं भी मर जाऊंगी। जैसे ही उसकी खबर आई वो चुप हो गई, क्यों नहीं रहा। मुझे वो हंसी कभी नहीं भूलती। आखिरी हंसी थी उसकी, इतनी खूबसूरत लड़की की, और इतनी बदशक्ल हो गई थी वो, और मर गई। मर रहे हजारों बच्चे मर रहे। We all know that this is a very serious issue and कहीं ना कहीं हम सब इसमें contribute करना चाहते हैं, but the biggest contribution that you can do is to share this video as much as possible and spread the awareness about this. Thank you. जो पहला क्वेश्चन मेरा है आपके लिए जी, ये ट्रैफिकिंग, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, सेक्स ट्रैफिकिंग है, इस पे काम करने का मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या आया कैसे? क्यों आपने शुरू किया इस पे काम करना, और इतने सालों तक आप टिके कैसे इसके ऊपर? देखिए, दो बिल्कुल अलग हैं, ये विपरीत धारा के क्वेश्चन है आपके। क्योंकि टिकना तो तय हो जाता है, जो उस क्षेत्र में जाएगा काम करने के लिए वो तय हो जाता है कि उसको टिकना ही है। लेकिन आए कैसे, ये भी एक मैं खुद भी सोचती हूँ एक बड़ी कहानी है। क्योंकि मेरा जो घर है वो बिल्कुल उसके एरिया से एक सड़क क्रॉस करके मायका। तो उसी रास्ते से निकलना, कॉलेज जाना, मतलब पहले स्कूलिंग उधर से ही होना, और इतने इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देख। अब मैं कब की बात करूँ, मैं अभी फरवरी में 60 में हूँ। तो अब सोचिए उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ कि वो बराबर घर से मदर कहती है ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना। 40 साल पहले लगभग 40 भी नहीं, बहुत अर्ली एज में मेरी शादी हो गई थी। मैं 50 साल पुरानी बात कर रही हूँ। 10 साल की उम्र से कहना शुरू कर दे, जब बच्चा समझे भी ना। 1970 की बात बता रहे हैं? हाँ, मैं 70 की बात बता रही हूँ कि कहना शुरू कर दिया कि नहीं ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना। और क्यूरियोसिटी हो जाती है बच्चे के मन में। तो निकलते, छोटा शहर है हमारा, अब तो बड़ा हो गया लेकिन छोटा ही है। और जो निकलते तो अचानक देखा, जो दुकानदार हैं वो बुला के कहेंगे बेटा किसकी बेटी हो? जी उनके हैं। तो ऊपर क्यों देख रही हो? अच्छे घरों की लड़कियां ऊपर नहीं देखती। तो वो एक जो उत्सुकता बनी ना मन में, वो पलती गई। फिर बहुत अर्ली एज में शादी हुई, 2 बच्चे हो गए 18 क्रॉस करते करते। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती रही। एक दिन एक लड़की हमको वहाँ से उतरते हुए मिल गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा, वो भी मुझे देख के वापस पलट गई। और फिर कई दिन मैंने स्कूल में खोजा, तब मेरी स्कूलिंग चल रही थी तो नहीं मिली मुझे वो। अच्छा, आपके स्कूल की लड़की थी? हाँ, स्कूल की लड़की थी। फिर वो एक दिन मिली, मैंने कस के पकड़ा, और थोड़ा सा विद्रोही सा स्वभाव पहले से रहा। मैंने उससे पूछा कि वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ तो हमें तो ऊपर भी नहीं देखने दिया था, तू वहाँ से आई है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो वहीं पैदा हुई और मेरी माँ वहीं है। और 2 बात हैं कि अच्छी बात तो ये है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, तुझे दिख रहा है, और एक पैर मेरा है नहीं, पैदाइशी। तो बैसाखी से चलती थी वो, इसलिए मुझे पढ़ना मिल रहा है, और इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, बदसूरत होने से और पैर खराब होने से। और दूसरा मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं उस जगह पैदा हुई हूँ। वो स्टिग्मा मुझ पर हमेशा रहना है, मुझे मेरे दाग है वो कभी नहीं मिटना मुझसे। वो भी एक उत्सुकता बनी, उससे मैं रोज़ पूछूं। लेकिन उसके बाद स्कूल छूटा और कॉलेज में एडमिशन हुआ। 70 की बात है ये। उस लड़की ने नहीं लिया, तो थोड़ी नादानी थी क्योंकि निकलना उधर से ही था। तो एक दिन हम उस घर में चले गए ऊपर,
और बिना ये सोचे कि नीचे वाले तो घर बताएंगे, तो जो हमारी मार पड़नी है उसका तो कोई बचा भी नहीं सकता है। लेकिन वो लड़की मिली हमें और उसने कहा कि अब तू मत आना कभी, मेरी पढ़ाई रोक दी गई, आगे नहीं पढ़ूंगी मैं। तो पहला तो हमारा यही था कि मैंने उसकी जो सो कॉल्ड मम्मी थी कि नहीं थी, मैंने उनसे कहा कि पढ़ने दो थोड़े दिन, ये कहीं नहीं जाएगी, फिर यहीं आ जाएगी, आपको इससे गाना ही तो कमाना है। हमको तो यही लगा कि वहाँ गाना गाया जाता है, शाम को होते ही आवाज़ें आती थी। तो भेज दिया उसको कि जाने क्या समझ में आया। उसने मेरी शादी हो गई उसके बाद में, और वो ग्रेजुएशन करती रही, मैं भी करती रही, शादी वादी मेरी सारी पढ़ाई हुई। फिर वो शायद उसने बैंक का दिया, पीओ हो गई थी कहीं, अच्छा उसकी। तो वो मेरे मन में एक समाया था कि भाई एक लड़की निकल सकती है तो और लड़कियां क्यों वहाँ रह रही हैं जो उनकी भी नहीं है। जैसा उसने मुझे वो लड़की बताती रही बराबर, अपनी कोई नहीं है, अपनी बहुत कम होती हैं, राजस्थानियों की अपनी होती हैं कि जिनकी नानी माँ और बेटियां यही काम करती हैं। तो अब वो ये काम मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्या था। वो भी नहीं कहती थी और मैं भी नहीं पूछती थी। मैं तो सोचती गाने बजाने को वो कह रही है कि ये इस तरह की बात है। फिर अच्छा, मेरी फैमिली थोड़ा ऑर्थोडॉक्स भी थी क्योंकि पुराने विचारों के, और बेसिकली हम लोग त्यागी हैं तो वैसे भी ऐसे ही रहते हैं, थोड़े रूड। वो भी खराब सा रहा। अब शादी के बाद 2 बच्चे हो गए। एक पता नहीं मुझे शायद घसीट के भगवान वहाँ ला रहा था। एक महिला हमारे पड़ोस में रहने आई और उनकी उस वक्त 30-32 साल के करीब की उम्र की थी, बच्चा नहीं था। तो वो बहुत, हमारा बेटा मेरा 1 महीने का था, उसको बहुत खिलाती थी और ऐसे ही अपने से नाम रख दिया उसका, गोविंदा करके। तो फिर सास थी हमारी, उन्होंने कहा अरे इसे तो बच्चे अच्छे हुए नहीं, इसको खिलाने दे देती हूँ। मैंने कहा खिलाने दो, कुछ दिन कुछ नहीं होता। तो थोड़ा खुल गई। तो उसने मुझसे बताया कि मतलब मैं 5 साल की थी, मेरे फादर दरोगा थे और बनारस साइड की रहने वाली थी। तो किसी से रंजिश हो गई और मुझे उठा के ले गए और फिर वहाँ से गोरखपुर बेचा। गोरखपुर में और भी त्रासदी कि धंधे में उतर गई। 14-15 साल की उम्र में हो जाती थी नथुतराई उस समय में। तो कोई सज्जन आए जिनको वो तो पहचान गई, मगर वो नहीं पहचाने क्योंकि छोटी थी उस समय, वो उनके ही गांव के थे। और उसने बहुत हाथ जोड़े, बहुत पैर पकड़े, चाचा जी हैं आप मेरे, आप इस तरह का। लेकिन वो जो है जिसका पैसा दिया है वो दे धर्म उन्होंने निभाया और उसको ये वादा कर गए कि मैं एक दिन निकाल दूंगा तुमको। और वो हर रोज़ आते रहे, उसी को मांगते रहे। फिर एक जब विश्वास जम गया तो एक दिन बोले कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पर पैसा चाहिए कि तुम्हें बाहर रहने के लिए। मैं तो रख नहीं सकता, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं। तो तुम ऐसा करो, सब जेवर पैसा जो हो इकट्ठा करके आज रात मैं लेके चलूँगा तुम्हें। उसके जेवर? हाँ, उसके जेवर जो भी थे। तो क्योंकि खूबसूरत इतनी थी, बहुत ही सुंदर महिला थी वो, और पैसा वैसा भी खूब कमा रही थी। तो वो सब इकट्ठा करके ले आई और रात को उनके साथ चल दी। वो सज्जन CDA में थे, मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्होंने मेरठ ट्रांसफ़र करा चुके थे। वो मेरठ आ गए। मेरठ आकर उसका एक एक चीज़ ले ली, उसने कुछ नहीं छोड़ा, पैसा जेवर कुछ नहीं छोड़ा, और एक रात छोड़ के भाग गए। तो उसने भी किसी को नहीं बता रखा था कि मैं रेड लाइट एरिया से हूँ या क्या है। एक और पड़ोस का लड़का आया, उसको खूबसूरत तो थी, उसको देख के उसने कहा कि चलो वो छोड़ गए तुम्हें, मैं शादी कर लूँगा तुमसे। वो लाके उन्होंने हमारे घर के बराबर में किराए पे कमरा ले लिया और वो वहाँ रख के रहने लगे। अब उसने ये जैसी बात बताई, अब इतनी तो अकल हमें भी नहीं थी, 18 साल की उम्र कुछ होती नहीं है। हमने वो जो मर्द था जो उसके साथ रहता था, हमने उसको कहा, मैंने कहा भैया ये तो ऐसे ऐसे इसका घर इसको मालूम है, चलो इसके घर चलते हैं और मैं घर पे भी पूछ लूँगी, फिर हम सब चलते हैं। तो हम बहुत सारे लोग गए, मेरे परिवार के लोग भी, वो भी, हम सब गए, उसको भी लेके गए। बस वो मेरे जीवन का लास्ट दिन था कि जैसे तय हो गया था कि मुझे अब आना है। वहाँ हम गए, दरोगा जी आए, रिटायर हो चुके थे उस समय, और 2 सेम बिल्कुल बहन की शक्ल से मिलते जुलते 2 बच्चे थे उनके, बड़े बड़े हो रहे थे, वो भी भाई थे वो उसके। बहुत, वो तो जानते नहीं हमारी बहन है, लेकिन उसको वो बहुत रोई धोई, माँ बाप को मिलके बहुत। गांव में नहीं ले गए, वो गांव के बाहर हमसे मिले। हमने पहले उन्हें सूचना भेजी थी किसी के हाथ, तो वो आ गए और अंत में मुँह फेर के बोले कि भाई हम तो अभी से नहीं जानते ये कौन है, हमें बताया बेटी है हमारी, पर हम रखेंगे नहीं। इनके तो 5 साल की गई थी, किसी के साथ भाग थोड़ी गई थी। और फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास रह रही थी, काम कर रही थी, तभी हमें मिल गई थी खोई हुई बच्ची। अब जाके इसने घर बताया, वो नहीं तैयार हुए। और फिर यहाँ तक बात खत्म हो जाती तो ठीक थी। घर आए तो घर में, पूरे घर में बवाल मचा हुआ था, हम क्यों गए और इसे क्यों वापस ले आए। तो पूरा दिन, मतलब पूरी रात जो है हम पहुँचे जैसे, और बातें होती रही। अब वो रात में किस समय निकल गई हमें नहीं पता।
चली गई। हमारी सबकी बहस सुन के और मेरा लगातार रोना देख के मैं सबसे खुशामद कर रही थी, घर में रख लूँगी मैं, काम करती रहेगी, बच्चा खिलाएगी, इसके साथ इसका मोह भी है। नहीं, किसी ने सुना, निकालो इसे, और यहाँ मोहल्ले में नहीं रहनी चाहिए। मोहल्ले वाले भी बहुत इकट्ठे हो गए थे, यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो चली गई। उसके बाद वो जब से जैसे भाइयों से मिल के आई थी ना, तो रास्ते भर मुझसे कहती आई, मैं तुम्हारी गोविंदा को अपना भाई मान लूँ। मैं उसको 1 महीने का ही था बच्चा मेरा, कि राखी बांधूँ। पूरे रास्ते भी गोद में रखा उसको ऐसे ही, जब हम गए भी वहाँ तक मैंने कहा बांध लेना। लेकिन वो चली गई। उसके 1 साल बाद आई वो, और भाई दूज वाले दिन अच्छे से कपड़े पहन रखे थे, बहुत सारी मिठाई फल वल लेके आई। बोली मुझे गोविंदा को टीका करना है भाई दूज का, दिखा दो मुझे एक बार। पता नहीं मेरी कहाँ बुद्धि भ्रष्ट हुई, मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने बच्चे को बाहर आने दिया, और उससे बस मैंने ये कह दिया कि भाई तुम जाओ यहाँ से, जैसे आई थी वैसे चली जाओ, मैं नहीं जानती तुम कौन हो और कहाँ रही इतने दिन। तो उसने कहा ये तो जवाब दे सकती हूँ, जब तुम लोगों ने नहीं रखा तो जहाँ से आई वहाँ चली गई। मेरी सोच केवल इतनी थी कि ये रेड लाइट एरिया, बस, और कहीं आई नहीं। मैं नहीं जानती थी कि बाहर भी दुनिया में कुछ और होता है। मेरठ ही इसके लिए बदनाम है बस। वो चली गई, और ये एक ऐसा दंश था जो बरसों बरस चला। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, सास ससुर भी नहीं रहे, और जो मेरे ब्रदर-इन-लॉज थे उनकी भी शादियाँ वादियाँ कर दी। तब मैंने कहा कि भाई मुझे अब उसको ढूंढना है, और कुछ, अब तो वो आखिरी समय में आ रही होगी, मुझे उसे ढूंढना है, मुझे एक बार ढूंढ लेने दो। तो उन्होंने कभी मना नहीं किया कि जाओ देख लो। गए हम, मैं अकेली, मुझे तो पता ही नहीं कि वहाँ क्या है, क्या होगा। हर कमरे पे मैं गई, दस्तक दी, मेरे साथ गाली गलौज हुई, मारपीट हुई, जो हो सकता था वो सब हुआ, लेकिन मैंने जाना नहीं छोड़ा। जितना वो लोग करते रहे उतना मैं और मजबूत हो गई, और ज़्यादा होती चली गई। ऐसे 2 साल बीत गए, और 2 साल में मुझे ये लगा कि अब कुछ हो नहीं सकता। मैं उनके बच्चे पढ़ाती रही, थोड़ा थोड़ा मेल जोल हो गया था, क्योंकि मैंने लड़कियों की तरफ देखा ही नहीं, और ये भी मैं समझ गई थी कि यहाँ पे क्या होता है। तो मैं उनके बच्चों को पढ़ाने लगती थी, घंटों घंटों वहाँ लगती एक जगह। अब एक ही दिन, वो अगले दिन फिर पूछती मेरे यहाँ नहीं आई, उसके यहाँ चली गई। ये एक नया बवाल था। तो मैं, ये अब कैसे होगा। 2-4 लोगों को साथ जोड़ा, हर कोई जुड़ने को भी तैयार नहीं था। तो फिर हमने संस्था रजिस्टर कराई 96 में, और ये सोच के कराई कि हो सकता है, अब पुलिस भी तंग करती थी, तुम क्यों आती हो, ये मना करती है, तो उनके घर में जबरदस्ती घुसती हो, और तुम भले परिवार की बेटी हो, बहू हो, कहाँ यहाँ, और 10 कदम पे मेरा घर, तो हटाओ यहाँ से, यहाँ बताया करो। फिर हमने संस्था रजिस्टर कराई, और फिर सोच लिया कि रेस्क्यू भी कोई चीज़ है। ये तो था नहीं, आपका गूगल बाबा नहीं थे, आपके मोबाइल नहीं थे, मतलब मोबाइल थे हमारे पास उषा का उस समय एक, वो भी नोकिया वाला। हाँ, वो इतना उषा खुली थी सबसे पहले। अच्छा, उषा आप लोग नहीं थे तब। हाँ, तो वो उषा में कुछ बवाल था, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था, तो ऐसे ही हम लोग उसको यूज़ कर रहे थे। अब ये हुआ कि कैसे, मतलब लड़की कैसे निकाली जाए। एक लड़की हमें कह रही है लगातार, मुझे जाना है अपने घर, और मुझे तो यही नहीं पता लग रहा है कि कैसे जाना है। इस बीच पढ़ाई भी लगातार चल रही थी, 2 बच्चे भी पाल रहे थे, और वो सब चीज़ें खराब हो रही थी। तीसरा बच्चा भी हो गया था, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करें। फिर एक दिन वो लड़की, हमारे डीएम साहब बहुत अच्छे थे, हम उनसे मिले। हमने उनसे कहा कि हमको एक लड़की निकालनी है। तो मुझे बहुत देर तक तो देखते रहे, बोले आपने मैडम अपनी उम्र देखी है? मैंने कहा जी हाँ देखिए, मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ इस सबको, तो अब इस उम्र में मत जाओ कि मेरी कम उम्र है तो मैं क्या करूँगी। 27 साल की मेरी उम्र थी कि आप मत पढ़ो, मार देगा कोई। मैंने कोई बात नहीं सर, बस आज इस लड़की को निकलवा दो। वो मुझसे कह रही है, लेकिन उसकी शर्त एक है कि उसकी बेटी है जो अजमेर में है। यहाँ मैं बीच में टोक के ही कह रही हूँ कि इनका ट्रेंड है कि जब भी कोई नई लड़की आती है उसको प्रेग्नेंट हो जाने देते हैं, पहला बच्चा हो जाने देते हैं उसको, ताकि माँ कोई भी हो, मैं हूँ या उनकी मैं हूँ, वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाती, तो बच्चा छीन लेते हैं, बच्चा उनसे दूर रखते हैं। बच्चा से मिलने के लिए 200 रुपये चाहिए, जाने के लिए 200, जो भी 200-300 लगेंगे वो चाहिए, वो सारा चाहिए। इसके अलावा तो सब है ही, जो पुलिस का देना है, जो दलाल का देना है, जो मालकिन को देना है, जो किराए का देना, वो सब तो है ही है। तो शाम को खाने के लिए कई बार रोटी भी नहीं होती। लगता है लोगों को, बाहर की दुनिया को लगता है कि वो बहुत लग्जरी में जी रही हैं, केवल मालकिन लग्जरी में जीती हैं, जो उनका ठेका ले रखा है जिन्होंने। बाकी वो लड़कियां तो शाम को उनको अपने बच्चे के लिए दूध भी नहीं होता। तो उसने ये कहा मेरी 6 साल की बेटी है, वो मुझे चाहिए पहले, अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं नहीं निकलूँगी। मोबाइल तो ऐसे थे नहीं, ऐसा टेक्निकल ज़माना नहीं था कि कंप्यूटर पे और किसी चीज़ को भेज दिया जाए।
तो डीएम साहब ने पर्सनली कॉग्निजेंस लिया और एक बंदे को भेजा पाइकार कि शाम को 6 बजे लड़की, हमने अपने वकील को भेजा कस्टमर बना के, 1,000 रुपये उस समय में दिए, वकील को भेजा कस्टमर बना के कि ताकि रात को निकाल सके। हाँ। तो वो ले आए रात को, लेकिन लड़की की जिद यही थी, और डीएम साहब के कार्यालय में हम बैठे, लड़की की जिद ये थी कि मेरी बेटी नहीं आई तो सुबह 6 बजे मैं चली जाऊँगी, 6 से 6 का टाइम था, 6 बजे मैं चली जाऊँगी वरना वहाँ बवाल हो जाएगा। हमें ऐसा हो रहा था, एक सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी एक दूसरे की। डीएम साहब ने इतना वो किया हमें सपोर्ट कि वो बैठे रहे, नहीं आई कोई खबर। 6 बजे लड़की ने एकदम कह दिया कि मैं जाऊँगी वापस, अब नहीं रुकूँगी, मेरी लड़की को मार देंगे वो। और तभी तक डीएम साहब के पास सूचना आनी शुरू हो गई थी कि बाज़ार में बवाल हो रहा है, कोई लड़की को कोई भगा के ले गया, कोई आया था और वो चला गया। जब आधार कार्ड तो थे नहीं कि जमा हो जाए, इतनी इन्हें समझ भी नहीं थी। तो डीएम साहब ने कहा अब, मैंने कहा सर आप पता करो कैसे भी, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन तभी थैंक गॉड कि वो बच्ची को लेके आ गया। ये हमारे जीवन का पहला रेस्क्यू था। इससे मुझे लगा कि ये रिस्क फैक्टर तो है ही है। बच्ची को लेके कौन आ गया? जो भेजा था डीएम साहब ने अजमेर से, रातों रात चल के वापस आया, सोच के देख सकते हैं। तो वो लेके आ गया बच्ची को लेते, वो समय वो मैं तो सोच रही थी कि इतना रिस्क है इसके बाद नहीं करूँगी, इतना घबरा गई थी। लेकिन जैसे ही वो बच्ची और उस माँ को देखा तो फिर मुझे लगा कि अब तो मैं कुछ और कर ही नहीं सकती। मैं जितनी लड़कियों को मैं उसको नहीं निकाल सकी ना, तो अगर एक लड़की को निकालती हूँ तो मेरी गिल्ट कम होगी, मेरा अपराध बोध कम हो जाएगा, और जो मैंने किया उसकी शायद सज़ा कम होगी। वो पहली लड़की थी, उसके बाद तो 560 लड़कियाँ निकाली हमने, और चोटें खाई, मुकदमे हुए, इतनी चोटें खाई कि पूरे फेस पे जो मेरे निशान हैं सब उसी समय के हैं। हमारी गाड़ी पे बिल्कुल एकदम दूध का टैंकर चढ़ा दिया, कैसे निकाले लोगों ने हमें नहीं मालूम, कैसे हम बाहर आए, पैर टूट गए थे, सब चीज़, हाथ टूटे, सब बहुत ख़राब हालत हुई। और भी बहुत सारी इतनी धमकियाँ, इतनी सब चीज़ें, लेकिन वो सब चीज़ें और मजबूत करती चली गई, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि जब मेरा मन हटा कि अभी बहुत हुआ। अगर प्रशासन भी साथ नहीं देता है, पुलिस साथ नहीं देती है, क्योंकि मेरे भाई ने काम शुरू जब मैंने किया था तो मुझे ही कहा था कि क्या कर रही है, मैं छोटी हूँ सबसे, क्या कर रही है, यही काम था। और तुझे मालूम है ये 2 थाने जिनमें ये आता है बाजार, ये दोनों थाने 25-25 लाख में बिकते। मैं 32 साल पुरानी बात कर रही हूँ कि 25-25 लाख में बिकते हैं। यहाँ एक थानेदार आने के लिए 25 लाख रुपया देता है, एक थाने में, 2 थाने के एरिया में आता है वो, कि ये 2 थानों में 25-25 लाख रुपए दे के वो आता है। 1 साल के कमिटमेंट पे आता है कि 1 साल तक उसको हटाया नहीं जाएगा। तो पहले तो उसे वो 25 लाख पूरे करने हैं। मतलब जो बाजार का मालिक है वो 25 लाख रुपए थाने को देता है। 25 लाख बाजार का मालिक नहीं देता है, जो लेगा चार्ज उस थाने का वो देगा अपने उच्च अधिकारियों को। अच्छा, हाँ, तब वो उसे थाना देंगे। उन्हें पता है कि वहां से कमाएगा, थाना क्यों दूं मैं ये दो। अच्छा, जिस थाने की लोकेशन में वो एरिया है, वो चीज आएगी, वो अपने अधिकारी को 25 लाख रुपए देगा ताकि हमें नहीं छोड़ो, हम कमाएंगे। 1 साल वो 25 लाख। अब उस समय के 25 लाख आज के सोच सकते हैं, बहुत, आज के तो मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास है। तो बताइए, वो आदमी पहले 25 लाख कमाएगा जो उसने दिए, फिर अपना कमाएगा। अभी तो वो अपना उधारी चुकता कर रहा है ना, फिर अपना कमाएगा। तो वो क्यों हमें जाने देगा, क्यों हमें काम करने देगा। और अक्सर मुझे पुलिस वाले मिलते रहे, बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, हंसी ठट्टा वहाँ कर रहे हैं, अक्सर मुझे मिलते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां ऐसे नाक के नीचे होने वाली चीज़ है, मतलब बिल्कुल सामने हो रहा है, सामने हो रहा है। और मैं इसीलिए मेरे साथ ये सब होता रहा कि मुकदमे होते रहे, क्योंकि मैं खुल के बोलती थी। हर रेस्क्यू में मैंने खुल के बोला कि यहाँ इसका इसमें था, यहाँ इसका था, यहाँ इसका था, पता है मुझे कौन कौन है इसमें। इसके लिए स्पेशली रेस्क्यू ऑफिसर अपॉइंट होती है सरकार की तरफ से, जहाँ रेड लाइट एरियाज हैं। ये एक सरकारी पोस्ट है, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। रेस्क्यू ऑफिसर्स होते हैं। आज तक रिकॉर्ड है, मैं तो यूपी का कह रही हूँ, और का तो मैं कह ही नहीं रही, अभी बात ही नहीं कर रही। अगर यूपी में किसी रेस्क्यू ऑफिसर ने कोई लड़की रेस्क्यू की हो आज तक भी, उल्टा वो लोग हम पे लगातार हावी रहते हैं और ये करके रहते हैं कि अरे क्या आपको ये हमारा काम है, हमें करने दो। आप कर नहीं रहे, हमको करने नहीं देंगे। जब हम लड़की निकाल देते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है। तो मतलब ये हालात हैं कि हर उस जगह उन लोगों का दखल होता है जहाँ कहीं भी लड़की खतरे में।
वहाँ रेस्क्यू ऑफिसर का दखल रहता है। तो ये कितने बड़े मोटे आसामी लोग हैं बहुत जो बड़ा नेक्सस है जो- ये, इसको आप तोड़ नहीं सकते। मतलब वो जो चला रहा है वो कितना बड़ा अमीर आदमी होगा कि मतलब सबको ही कंट्रोल कर रहा है वो। तो मैंने दुर्दशा भी देखी है उन लोगों की। वहाँ का जिसने मेरा एक्सीडेंट कराया वो सबसे बड़ा दलाल था वहाँ का, हाँ। और लगातार हमारी क्रॉस चल रहा था। मैं उस पर मुकदमा कराती, जब एक लड़की निकालती वो मुझ पे कराता। वो कैसे मुकदमा करा रहा है? वो तो गलत काम कर वो रहा तो था, मुझे वो कह रहा है कि मुकदमा- पैसे मांगा नहीं थी इसलिए एक फर्जी लड़की निकाली। किस चीज की फर्जी लड़की? कि वो लड़की निकलना ही नहीं चाहती, जबरदस्ती लगी, तो बाहर ये जाके चीज इन्होंने बयान दिलवा दी, जबकि मैं तो मीडिया ट्रायल कर, इसीलिए वो खारिज होते थे मेरे मुकदमे, तो खारिज होते नहीं, तो रहे। ये चीज लीगल है कि हमने लड़की रख रखी है और अरे ट्रैफिकिंग कर वो तो रखी है, लीगल पूरा है रेड क्या? लाइट एरिया है, पूरा रेड लाइट एरिया है, आइडेंटिफाइड है, लीगल नहीं है। नहीं है। नहीं है, सबके पास नाचने गाने के लाइसेंस है मनोरंजन विभाग से, सबके पास। अच्छा। तो कहती हम तो नाचते गाते हैं, कोई पेशा नहीं है हमारा, है तो हमें बदनाम कर रहे हैं लोग। अच्छा। हाँ, और हम एक लड़की से भी कह दें कि जरा गाना सुना देना, ठस है, उन्हें तो गाना का गे भी नहीं पता, डांस करके दिखा देना। अच्छा, ये तो पागल गाने की बजाने तरह की से आड़ में ये सारा ये सब घटिया काम हो रहा है। हाँ। अच्छा। और मैं अगर अभी, अब तो हमने हाई कोर्ट की शरण ली थी, फिर तो अभी 18 में डिमोलिश कराया अपने यहाँ से। तो डिमोलिश करने से पहले हमने एक रेस्क्यू किया लगभग 8 दिन पहले, और तत्कालीन एसपी सिटी थोड़े सेंसिटिव थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं जाने दूंगा। हमने पहली बार लीक की पुलिस को, नहीं पुलिस को मैं कभी नहीं बताती, बाद में बताती हूँ जब लड़की रेस्क्यू हो जाती है। हमने कहा हमको 2 सिपाही आप देते हैं बस। उनका रात हो रही है मैडम, अचानक आपके पास सूचना आई, आप जल्दी सुबह करना। मैंने कहा सुबह तक नहीं रहेगी लड़की, हाँ मुझे अभी दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये 2 हैं, इनके नंबर लो। और मैंने कहा मुझसे अलग रहेंगे, मेरे साथ नहीं रहेंगे, वर्दी में नहीं रहेंगे। रात का टाइम, कोई, मैं स्टाफ को बुलाती नहीं हूँ रात को कभी भी, मैं अकेली, और मैं गई। हर जगह जाके मैं देख रही किस पे जाऊँ, मुझे उसका कोठा नहीं दिख रहा कौन सा है। और क्योंकि इतने साल काम करते करते भी कभी भी कंफ्यूज हो जाती थी। तो मुझे किसी ने पीछे से, जबकि मैंने पूरा मुंह ढक रखा था, पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, मैं नहीं मुड़ी। मैंने कहा जो भी है मेरे सामने आके बात कर ले। तो उसने कहा कि आंटी आप मुझे बस ये बताओ आपको किस जगह पे जाना है, कोई सूचना मिली है इसका? मैंने सोचा कि मेरा कोई हितैषी है। मैंने कहा हाँ उसके यहाँ जाना है मुझे। तो बोले इससे छोड़ के तीसरे पे चले जाओ सीधे, रुकना मत, किसी के कहने से मत रुकना। मैं चली गई। मैंने उनको भी, दोनों सिपाहियों को भी कह दिया कि आ जाओ। वहाँ हम पहुँचे, पूरा छोटा सा इतना सा कमरा, और मिले ना कहीं भी, ये उसके तख्त के नीचे अलमारी, सब चीज़ हमने देख ली, कहीं लड़की का पता नहीं। अभी हमने कहा फेक हो जाएगी, बड़ा गड़बड़ हुई है, पहली बार पुलिस साथ दे रही है 30 सालों में, और पहली बार फेक हो जाएगी, बड़ा ख़राब हो जाएगा। मीडिया पता नहीं क्या क्या लिखेगा सुबह को, वो तो अभी तो पता ही नहीं है, खैर मैं देती नहीं हूँ पहले सूचना। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। एक ड्रेसिंग टेबल खड़ी थी, मैंने कहा, सिपाही था तगड़ा सा, मैंने कहा जरा इसमें एक घूसा मार के तोड़ दे। तो उसने कहा है आप मैडम ये करा रही हो, उसका बेचारी का क्यों नुकसान कर रही हो? मैं कोई बेचारी नहीं, तोड़ देता हूँ। और उसने जैसे ही तोड़ा, आप तो यकीन नहीं करेंगे कि 3 लड़कियां थी, मैं एक लेने गई थी, 3 लड़कियां थी जो अगर और 15 मिनट होते तो मर जाती। सोचिए जैसे आपकी ये वाली बनी हुई है और इसके आगे में कोई चीज़ ऐसी खड़ी, कबर्ड में बंद कर दिया, कबर्ड में बंद थी यहाँ, और उसके आगे वो पूरी ड्रेसिंग टेबल, इतनी सी ड्रेसिंग टेबल। तो चिल्ला क्यों नहीं रही थी अंदर? कैसे बाहर चिल्लाएंगी वो, कैसे उनकी आवाज़ आएगी बाहर? मतलब बहुत मोटा वो था। नहीं मोटा तो है ही है, वो तो ड्रेसिंग टेबल पूरी की पूरी लगी हुई है, वो तो है ही। और वो जो भय, जिस तरह वो जगह बिठाई होंगी वहां पे, वो जो डर है, क्या कह के कैसे, और इस बीच उनके साथ क्या क्या बीता होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। और शायद मैं इस पे बोल नहीं सकती वो जो उनके साथ होता है। निकाली, वो गिर गई, उठाया, पहले तो हमने उनको भिजवाया, और मैं इनकार नहीं करती, कहीं बोलने से भी नहीं करती हूँ, ना मीडिया के सामने, ना कहीं टीवी पे, किसी चीज़ पे, कि हमने उसको पीटा तसल्ली के साथ। किसको? उस बंदे को, मालकिन को। मालकिन थी, तसल्ली से मैं पीटा, और हाथ के हाथ। ये औरतें ही चलाती हैं क्या? औरतें क्यों, वो जो दलाल भी है। अच्छा, मालकिन तो औरत ही है ना, दलाल हैं बाकी जो करते हैं, फंसा के लाते हैं दूसरे लोग। ये तो एक बड़ा नेक्सस है, कहाँ से कहाँ तक चलता है। एक घर का पड़ोस का लड़का है, प्यार में फंसाएगा, नौकरी के नाम पे फंसाएगा। हाँ, कैसे होता है थोड़ा सा बताना, ये पहुंचते कैसे हैं लड़कियां वहाँ? देखिए, अगर मैं पहले आपको नेपाल का बिल्कुल सीधे से बताती हूँ, क्योंकि अभी पूरे हिंदुस्तान में 50% नेपाली लड़कियां। मैं अपनी अचीवमेंट मानती हूँ कि इन 30 वर्षों में उनके 90% बच्चे पढ़ रहे हैं जो मातृसत्तात्मक परिवार थे और जो नानी दादी से यही काम चला रहा था।
उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और बेहतरीन पढ़ रहे हैं, बीटेक MBA MCA करके अच्छी जॉब्स में। लेकिन बाहर हमारे आपके जैसे नराधम लोग हैं जो लड़कियों को फंसा के धोखे में लाके यहाँ, ये ट्रैफिकिंग है। वो ट्रैफिकिंग नहीं है, वो उनकी वेश्यावृत्ति है, वो बेड़नी है, नट है, कंजर है, जिनका वो कहते हैं हमारा पेशा है। लेकिन ये ट्रैफिकिंग है कि एक लड़की को धोखे से फंसा के पैसे के लिए यहाँ ला के बेच देना। तो नेपाल से जब लाते हैं, एक पड़ोस का लड़का है, प्यार में फंसाता है, नहीं तो माँ बाप को फंसाता है, अरे यहाँ इतनी गरीबी है, चलो मैं दिल्ली काम दिलाऊंगा, दिल्ली है फोकस, दिल्ली काम दिलाऊंगा। लेकिन दिल्ली फोकस नहीं है, फोकस है मेरठ, वो ट्रांजिट पॉइंट है। क्योंकि नेपाल से 3 जगह से लड़कियाँ आती हैं, गोरखपुर से मड़वाड़ी बॉर्डर क्रॉस किया, आ गए, इधर चलेंगे तो वाया टनकपुर, पिथौरागढ़, रायबरेली होते हुए सीधे मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद क्रॉस करते हुए मेरठ आ गए। मेरठ भी बड़ी जगह है, मेरठ सबसे बड़ा हब है इसका, ये कह रहे हो? ट्रांजिट पॉइंट। वो आएगी लड़की, वहां से बिक जाएगी। अच्छा, वहां से बिक जाएगी। हाँ, तो अब तो चूंकि डिमोलिश हो गया है, बाजार तो ताले बंद है, सील हो गई है, लेकिन वो सब मोहल्ले कहाँ जाएंगी? वहीं तो रह रही, उन्होंने घर भी तो बना रखे हैं अपने, वहीं सब रह रही। उसके बाद भी हमने लड़कियां निकाली हैं उनके घरों से, उनके कब्जे से, जहाँ वो रह रही हैं। तो मतलब वहाँ से वो लाएगा, वहाँ से वो मिलेगा एक ट्रक ड्राइवर को, जो ट्रक दिल्ली सामान ला रहे हैं, इंडिया में सामान ला रहे हैं गोरखपुर से। वो चाहे गोरखपुर से हो, टनकपुर से हो या रायबरेली से, तीनों जगह से ऐसे गोल घूम के नेपाल है, तो तीनों बॉर्डर से लाएगा लड़की को, ट्रक ड्राइवर को देगा, ट्रक ड्राइवर दिल्ली देगा। दिल्ली 2-3 दिन रखी जाएगी लड़की, जो मारपीट हो सकती है। दिल्ली में कोई नहीं छूता, मैंने देखा, रेस्क्यू भी नहीं करते। NGOs भी दिखावे करके बंद AC कमरों में बैठ के मीटिंग्स करते हैं। वहाँ से आएगी लड़की, मेरठ आ जाएगी। अभी आप ढूंढते रहो, नहीं मिलेगी आपको मेरठ। फिर मेरठ से जाएगी वो दूसरी जगह, पुणे। अगले दिन मेरठ से तो सीधी पुणे चली जाती है लड़की। वहाँ जो भी ट्रेनिंग होनी है मेरठ हो जाती है, कुछ बाकी वहाँ हो जाती है। ये इतना बड़ा, ये हमारे भारत में हो रहा है। मैं कहीं और की बात थोड़ी कर रही हूँ, और मैं छोटे से शहर की अपने की कर रही हूँ। मैं तो अपने शहर को कलंक मानती हूँ कि मेरे शहर का ये कलंक था। अभी डिमोलिश तो हुआ है, लेकिन क्या वो चुप बैठी हैं जिनका धंधा ये था, जिनकी रोटी ये थी, जो रोटी इससे खा रहे। मान लो मैं तो किसान परिवार से हूँ, मैं अगर खेती से रोटी खा रही हूँ तो मैं खेती थोड़ी छोड़ दूंगी, कुछ तो करूंगी ना। खेती में ज़्यादा खेती नहीं रहेगी तो कुछ और बोऊंगी जिससे मुझे ज़्यादा फायदा हो, मेरा परिवार चल जाए। तो वो भी वही है, कल तक आइडेंटिफाइड थे, आज इस तरह से हैं। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस किस हालात में लड़कियाँ निकलती हैं। एक लड़की रात को हमें फ़ोन करती है, मुझे बचा लो। मैंने कहा रात को अभी तो ताला बंद है, कैसे खुलवाऊंगी ताला? कह रही मैं कैसे भी आ जाऊंगी, नीचे आ जाऊंगी, पर आप सुबह दिन से पहले आ जाओ। और जब मुझे दिन में सुबह 5 बजे सर्दियों के दिन में फ़ोन आता है एक ऑटो का, कि ऑटो वाले का, उसने कहा कि मैडम आ जाओ, एक लड़की है। मैंने कहा बेटा उसको निकाल ले वहाँ से। नहीं, निकल चुकी वो, आ जाओ। और जब मैं आई तो इतनी भरी सर्दी में वो कीचड़ में पूरी भीगी हुई थी, काँप रही थी बुरी तरह, और बिना सोचे मैंने उसे हक किया पहले, और अपनी शॉल थी वो उसे पहनाई। फिर मैंने उससे पूछा कि कहाँ, कैसे आई तूने मुझे फ़ोन किया था? बोली हाँ। मैंने कहा कैसे आई? बोली एक बार तो मैंने ऊपर से खड़े होकर अपना मोबाइल गिराया, छोटा सा मोबाइल ये रखते, इसमें कोई ऐसे आउट गोइंग नहीं होती, इनकमिंग रहती कस्टमर्स की, वो गिराया। तो मैं उसे लेने उतरी तो मालकिन ने कहा अभी ये ले आएगी लड़की, तू रहने दे। वो ले आई। दूसरी बार मैंने अपने पैसे डाल दिए, कोई कस्टमर देख के गया था, वो बोली, मैंने कहा दीदी मेरे पैसे गिर गए। वो तेरा ही सामान गिर रहा है? मुझे थप्पड़ मारे उन्होंने। फिर वो सब पैसे ही मंगा लिए। और सुबह जब मैं भागने को हुई तो सुबह झाड़ू वाली आ गई थी, वो पूरी बाजार में आती है झाड़ू लगाने, कि वो आ गई थी। फिर मैं वापस आ गई। फिर मैं तब निकली थी, वो झाड़ू लगा के चली गई थी, और ये सुबह सोई पड़ी थी क्योंकि 2-3 बजे तक धंधे में रहती। तो मैं आके, और जैसे दुकान के सामने ऐसे आदमी पटरी बना के रखता निकलने के लिए नाली के ऊपर, तो हाँ गहरी नाली है वहाँ, उस नाली में चुप के रही, जैसे यहाँ चुप के रही, नाली में रही इतनी सर्दी में। ये 2 घंटे मैंने कैसे काटे दीदी, मैं जानती हूँ आपकी इंतजार। और फिर मैं निकल के वहाँ से भागी, जैसे ही बाजार शुरू हुआ और बाजार में लोग आना जाना शुरू हुए, तो वहाँ से निकल के भागी फिर, कि अब नहीं मुझे पकड़ पाएंगे, अब बाजार शुरू हो गया। ये ऑटो वाला मुझे यहीं मिल गया। और देखिए आप, बड़ी बात है, ये एक बाजार है, आप संभाल लीजिए, इधर भी कोठे इधर भी कोठे, और ये सामने टी पॉइंट है, ये CO ऑफिस है, हम देखिए पुलिस क्षेत्राधिकारी का ऑफिस है, दिखता नहीं है, जिनको पूरा दिख रहा है। और कहते हैं आपको पता लग जाता, मैडम हमको तो पता नहीं लगता। विकसित भारत, ये देखिए, ये बिल्कुल।
और इस कॉर्नर पे एक थाना, इस कॉर्नर पे एक, और बीचों बीच सीओ का ऑफिस है, सर्कल ऑफिसर का। मुझे भारतीय होने पे शायद शर्म नहीं आई कभी, लेकिन औरत होने नहीं, पे एज अ मुझे शर्म ह्यूमन आई। बीइंग हम फेल है बिल्कुल ना, फेल हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग तो हमें मतलब हम जैसे लोगों को हाँ, पता भी नहीं है कि नहीं, ये आज़ादी अभी 15 अगस्त गया था हाँ ये आज़ादी है। कि एक लड़की जो कहीं से फंस के आ रही है, नहीं, उसे उससे पता बड़ी भी बात नहीं है। देखिए जिसे पता भी नहीं है, आप शोर मचा रहे हैं, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, बाकी 5 के साथ हो जाता है, आप जिक्र नहीं कर रहे। कलकत्ता की लड़की का हो रहा है, उसके बाद में 4 लड़कियों के साथ और हुआ, इतना ब्रूटल हुआ है कि जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते, उनका जिक्र नहीं कर रहे। आप मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं, आप भगत सिंह बनने की कोशिश नहीं करते, केवल मोमबत्ती लेके रूट मार्च किए, हो गई बात। और आपको ये रेड लाइट एरियाज नहीं दिखते क्या? कलकत्ता में सोनागाछी नहीं है, मुंबई में कमाटीपुरा नहीं है, मेरठ में कबाड़ी बाजार नहीं है, सब जगह है, कहीं कुछ नहीं जा रहा है। तो क्या सरकार को नहीं दिखते? जिक्र भी नहीं है, उनके एजेंडा में भी नहीं होता किसी के, किसका है? और बहुत मुश्किल से पूरे हिंदुस्तान भर की बात मैं कर रही हूँ, 8 या 10 लोग हैं जो रेड लाइट एरियाज के लिए काम कर रहे हैं, बस मुश्किल से गिनती में, टिप्स में है। और हम लोग आपस में भी सपने आपको लगता है ये चीज कभी भी खत्म हो पाएगी? नहीं, लोग उसका देते हैं कैसे अपना, कि देखिए ये अगर बाजार खत्म हो जाएंगे तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। अभी तो जैसे बहुत सुरक्षित है, अभी तो हर दिन आपके बलात्कार के रेट है ही नहीं, उठाइए अखबार, हर दिन 2 या 3 पड़े हुए हैं। लोग ये लॉजिक्स देते हैं, ये लॉजिक्स देते हैं लोग। और लोग ऐसे हैं कि जो बहुत उम्र दराज थे, जिन्होंने कहा कि बेटा तू वहाँ चली जाती है, एक दिन हमें भी दिखा के ला। हमने कहा कि मनोरंजन की चीज़ है, दिखा के लाऊं, पर फिर भी कि नहीं मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा आपका, वो एनजीओ चलाते थे, और हमने कहा चलो। हम जाके रुके और वो तो नीचे ही रह गए, हम तो चले गए। और आध घंटे पौना घंटे बाद में वापस आई नीचे, तो खुद पसीने में नहाए पड़े थे। मैंने कहा तुमको क्या हुआ? मैं बाबूजी बुलाती हूँ। तो बोले कि अरे बेटा तू तो ऊपर चली गई, खटखट, मैं तो नहीं हिम्मत कर सका। मैंने कहा तुमने सोचा कि वहाँ औरत है, माँ बहन और बेटी नहीं है, इसलिए तुम नहीं जा सके। तो बताइए कैसे आप करेंगे कि ये बाजार खत्म हो जाएंगे? नहीं हो सकते। और वो बाजार हैं तो इसलिए उनको निकालते हैं, आप उन्हें मारपीट करते हैं, उनसे छिनौती करते हैं, मुफ्त में सेक्स मांगते हैं। अगर वो बाजार नहीं है, जो कॉलगर्ल खड़ी हैं, जो घरों से धंधा कर रही हैं, आप उन्हें नहीं कहते कुछ भी, वही खराब औरतें हैं। मैं कहती हूँ खराब औरतें नहीं है, वो भी माँ है, दिल है उनके, सब चीज़ है उनके पास। वो तो दिख रही है ना, आइडेंटिफाइड है ना कि यहाँ बैठी है। मगर जो घरों में बैठी हैं, जो सड़कों पर खड़ी हैं, रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, कि जहाँ कोई कस्टमर आया उनको गाड़ी में बिठा के ले जाए, तो वो कहाँ, वो खराब औरतें वो हैं कि ये? मैं नहीं मानती इनको खराब औरतें। वो तो किस्मत की बारी है, समाज के शिकार हैं कुत्सित मनोवृत्ति की। गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट कभी किया? कभी नहीं। गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, मगर आपको मुझे कहने में मतलब अजीब लग रहा है, गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उज्ज्वला, जिसमें इनके रिहेबिलिटेशन का भी प्रोग्राम है, इनके लिए एक बड़ा रेस्क्यू घर बनाने का भी है कि जहाँ ये रहें, इनके पास नहीं है, तो वो हर उस जगह में चल रही जहाँ रेड लाइट एरिया नहीं है। जहाँ रेड लाइट एरिया वहाँ नहीं चल रही, वहाँ कहीं नहीं है। और सरकार अपने हैंड ओवर रखती है, एनजीओज के लिए है वो, लेकिन घुमा फिरा के फिर कह देती है कि नहीं ये तो हम अपने पास रखेंगे, एनजीओज का दुरुपयोग करेंगे। वो एनजीओज करेंगे दुरुपयोग, जो 4 या 5 हैं जो पूरे हिंदुस्तान भर में काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए फंड कैसे मैनेज करते हो आप ये सब करने के लिए, जो पैसे नहीं? देखिए फंड की तो ये बात है कि हमारी दूसरे उनमें से हम कर लेते हैं, जैसे और चीज़ों में हम चला रहे हैं, हम उनके लिए स्कूल्स भी चला रहे हैं श्रम विभाग की तरफ से, झूठ बोल के मैं इसमें कोई वो नहीं करूँगी, झूठ हम ये बोलते हैं कि ये बाल श्रमिक बच्चे हैं, जो क्यों उनके बच्चे हैं, क्योंकि जैसे ही उनके बच्चे का टैग लगता वो है ही नहीं, वो उनके लिए एलिजिबल ही नहीं है कि ये नहीं आएगा, ये तो हमारी इसमें ही नहीं है कहीं भी। और सीधा दरकिनार कर दिया, बर्खास्त, जो भी समझ लो। हाँ, कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते वो लोग। और हमें जो फंड्स भी हम करते हैं तो ज़्यादातर क्या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे यूनिसेफ है, क्राई है, जो जिनके लिए हम कह सकते हैं कि भाई ये इनके लिए हमें काम करना है, बच्चों के लिए। उन औरतों के लिए वहाँ भी नहीं है, केवल उन बच्चों के लिए है कि उनके बच्चे हैं, वो आगे इस धंधे में ना आए, उनको आप पढ़ाइए लिखाइए, उनका कुछ आगे वो खड़े हो जाए, इतना है। उनका उजला पक्ष कोई नहीं देखता,
इन महिलाओं का भी। उनका वो पक्ष देखते हैं, खराब औरतें, खराब औरतें। मैं कहती हूँ कहाँ से खराब औरतें हैं? उनको आप देखिए ना, उनके ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं मेरे जहन में कि जिनके लिए मेरा मन करता है कि मैं, वहाँ एक बहुत बुजुर्ग महिला थी, मैं हमेशा उनके पैर छूती थी, मुस्लिम थी वो, लेकिन मैं उनके पैर छूती थी। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा तू मेरे पैर छूती है, मैं शर्मिंदा होती हूँ। वो लगभग उस समय 80 ईयर्स की थी, और बहुत सुंदर गज़ल गाती थी, बहुत बिल्कुल शमशाद बेगम जैसी उनकी आवाज़। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों शर्म लगती है? बोले जब तो हम इतनी गंदी औरतें हमारे पैर छू रही है। मैंने कहा सुनो, गंदे तो वो हैं जो अपने घर बहन बेटियों को छोड़ के आ रहे हैं, बीवियों को छोड़ के आ रहे हैं। आप कहाँ से हो गए? आप तो कहीं से नहीं। मैं जीते जी कभी, और मैंने उनका सब कुछ किया, उनके अंतिम संस्कार तक किया, उनका कुछ कोई नहीं था, और बहुत कुछ थे भी। शहर के मुअज्जिज़ लोग उनके थे जिन्होंने उनसे निकाह भी किया था, लेकिन वो नहीं आए। मैंने खुद अपने आप सब कुछ किया उनका, उनकी कब्रिस्तान तक जाके सब कुछ कराया बुला के। तो खराब पक्ष को सब देख रहे हैं, कोई उनके अच्छे पक्ष को लेकर सामने नहीं आता। कोई नहीं कहता कि उनके, क्योंकि बच्चे भी करते, जो बच्चे कामयाब हो गए वो कहते हैं कि हमारे, ये मत बताओ कि हमारी माँ ये करती थी। क्यों नहीं तुम शान से कह सकते कि हमारी माँ ने उसी कमाई से तो पढ़ा के हमें यहाँ तक लाई है? क्या करती अगर ये नहीं करती तो? और आपको हैरानी होगी, दार्जिलिंग जैसे, मतलब मैं क्या कहूँ कि मैं नाम लूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नैनीताल के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे भी हैं, जहाँ हम जैसों के लिए जाना भी शायद बहुत मुश्किल होगा, तो पढ़ा रही है ना उसी पैसे से। एक बस उन्हें दिशा देने की ज़रूरत थी, उस समय कोई बच्चा नहीं जाता था। जब हमने वहाँ काम शुरू किया तो लड़के तो कस्टमर लाते थे ढूंढ के, नीचे से चिल्लाते थे कि कस्टमर आ गया, और लड़कियां धंधे में उतर ही जाती थी 14 साल के बाद में। तो बहुत ख़राब हैं चीज़ें, जिनको अगर मैं आपसे शेयर करने लगूँ तो मैं ही नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे बेटा पहले से कह गया कि अभी रोना धोना मत शुरू कर देना, तो मैं रो तो देती हूँ। खैर आप भी रो देंगे अगर सुनेंगे कि कितना ख़राब होती है उनके साथ में, कि एक नई लड़की को जब तैयार किया जाता है तो वो क्या झेलती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं व्यूअर्स के लिए एक बार सुनना चाहता हूँ कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहला तो यही है कि आप ये सोचते हो ना कि भूखा प्यासा रख के मारपीट करके और उनसे काम कराया जाता, नहीं। औरत अपनी अस्मिता से कभी वो नहीं करती समझौता। मार लो, पीट लो, मरी तो जाएंगे, लेकिन जब उनके इंटरनल पार्ट्स में आप मिर्च डालेंगे, चूना डालेंगे, इमेजिन, वो हाथी जैसे पाल रखे हैं, वो जब जाएंगे उनके पास, और भूखे प्यासे 8-8 दिन उनको हो जाते हैं बिना कुछ खाए, पानी नहीं देंगे, खाना खाए बिना रह जाएगा आदमी, पानी के बिना नहीं रह सकता भरी गर्मी में। और ऊपर से वो जो उनको इतना बुरा हाल हो जाता है। कई लड़कियों को मैं, मतलब इस हालत में लेके गई हूँ डॉक्टर के यहाँ कि डॉक्टर भी मुझे ये कहने लगी कि लाने से पहले नहीं ला, इस हालत से पहले नहीं ला सकती थी क्या? इस हालत से पहले कैसे लाती, मुझे पता कैसे लगता। और जो मतलब बहुत सी, मैं फिर धीरे धीरे उनके साथ जब संपर्क हो जाता था तो इशारे में बात कर लेती थी। बहुत प्यारी सी बच्ची थी, और ऐसे सामने बैठी, मेरी निगाह गई तो उसको यहाँ निशान निशान से हो रहे थे। तो मैंने उससे पूछा ये क्या? तो उसने मतलब इशारे से बताया जो उनका होता है कस्टमर। मैंने कहा मना नहीं कर सकती थी, तो उसने कहा पैसा, भूखी रह जाती। तो बोली ये वो दलाल और वो, इनसे कैसे बचती? पुलिस से, पुलिस, दलाल और मालकिन से कैसे बचती? इसको पैसा कहाँ से देती? और अंत ये हुआ उस नन्ही सी बच्ची का, वो बहुत बदला लेके मरी यहाँ। वो HIV पॉजिटिव हुई, और HIV पॉजिटिव मैं कैसे बताऊं कि क्यों हुई। वो किसी से प्यार करने लगी, उसने उसे भरोसा दिया उसी बाजार के, मैं तो उससे शादी करूंगा। एक दिन वो बहुत खुश थी, मैंने उससे पूछा क्या हुआ? बोली वो मेरे से शादी करने को कह रहा है। मैंने कहा बेटा ये ख्याल मत पाल, जैसे तेरा चल रहा है वैसे चलने दे, तुझे अच्छा लगता है उसके साथ थोड़ी बहुत देर तो ठीक है। और उसके वहाँ एक सिस्टम और है कि हर कमरा ऊपर जो है वो नीचे दुकानें हैं उन्हीं मालिकों की, जो उन्हें खराब औरतें कहते हैं, मालिकों की नीचे दुकान है, और हर कमरे का एक वो खुलता है नीचे, लेडर डलता है उसमें रस्सी वाला, कि जब लड़की को रेस्क्यू से बचा, रेड से बचाना हो, उसमें को उतार दो, वो ढक दिया, उसमें वो पड़ा हुआ, पता ही नहीं लगता कि ये क्या है। रेड का क्या नाटक है? मतलब उसको रेडी बोलते हैं, जैसे हम लोग जाएं जब
अच्छा, आप जाए जब तो हम रेड। निकालते हैं, हाँ। कभी कभी पुलिस भी कर देती है फर्जी रेड। तो लड़की उतारी, दुकान में चली गई। अब आप दुकान थोड़ी खुलवाएंगे, ये दुकान में रेड थोड़ी करेंगे कि दुकान में उतरी है, पता ही नहीं आपको तो कि वो खुल रहा है, नीचे रस्सी की सीढ़ी होती है। तो वो लड़की उसके सहारे उसको रोज सुबह 4 बजे मिलती थी, जो उसके नीचे रहता था। और उसने उससे शादी का भरोसा दिया। और जिस दिन उसने मुझे ये बताई, दुर्भाग्य मतलब मुझे भी शायद इतनी अकल नहीं थी, उसी दिन उसकी शादी थी उस लड़के की। मैंने उसको, मैं मानती हूँ आज तक उसे अपनी गलती मानती हूँ। मैं उस लड़की को ले गई नीचे, मैंने कहा चल मेरे साथ। वो कहाँ ले जा रही है? वो मालकिन पूछ रही कहाँ ले जा रही हो? मैंने कहा ऐसे ही कुछ सामान दिलवाऊंगी इसे, ये इसके पास मेकअप का ख़त्म हो रहा है, ये कह रही थी मुझे दिलवाओ आप, जब मैं आपको माँ बोलती हूँ तो। भेज दिया मेरे साथ। और 2 कदम पे उसका घर था, सामने से घोड़ी पे आ रहा था बैठा हुआ, घोड़ी चढ़ी हो रही थी उसकी। तो उसने मेरा हाथ छुड़ाया, वापस चली गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं दोबारा उसके पास वापस जाऊँ। मैं भी महीनों नहीं गई, हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि मैंने ये अच्छा किया या बुरा। हो सकता है ऐसे ही टाइम चलता रहता उसका, इसी में ही थोड़ी सी खुशी ढूंढती रहती। मैं नहीं गई। और मुझे 3-4 महीने बाद उसकी मालकिन का फ़ोन आया। मैंने उसे कहा भी, मैंने कहा तू मुझे कैसे बुला रही है आज? बोली वो आ जाओ बस, और एक नर्सिंग होम का नाम दिया, वहाँ पे आ जाओ। मैं चली गई। अभी तो इतने सालों में इतना परिचय तो हो ही गया था कि भाई वो मेरे से ठीक ठाक व्यवहार करती थी, ये तो मेरे पीठ पीछे चगालियाँ देती हूँ, कुछ भी करती हूँ। मैं वहाँ गई तो ऐसे जो इतनी खूबसूरत लड़की थी, लकड़ी का ढांचा होकर वहाँ पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये क्या हुआ? मेरी दीदी इसको HIV पॉजिटिव हो गया, अब ये कोई भी मतलब किसी पल की मेहमान है, और उसने कहा कि आपको बुला दूँ बस। तो मैंने उसका हाथ में हाथ लिया, उसके पास बैठी तो कहने लगी मुझे छुओ मत। मैंने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तू मुझे बैठने दे, बता ये कैसे? तू तो वही प्रिकॉशन के साथ रहती थी, हम तो लगातार कंडोम्स भी बांटते हैं, सब चीज़ करते हैं, ये क्या है? तो बोली नहीं देखो, आपने मुझे दिखाया उसकी शादी, मुझे सच्चाई बता दी। इंटर पास थी वो लड़की, पहाड़ की लड़की थी। मैंने फिर प्रिकॉशन नहीं लिया। फिर मुझे कमाना था ना अपने बेटे के लिए, बेटा भी था उसका 5 साल का, मुझे अपने बेटे के लिए कमा के दीदी को देना था, मालकिन को। तो इसलिए मैंने कोई कस्टमर से रियायत नहीं की, मेरे पास तो आते हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा आते हैं। लेकिन मैंने 4 बजे उसके पास जाना नहीं छोड़ा। मैं हर दिन सुबह उसके पास जाती 4 बजे, और मैंने यही रोग उसे भी दिया है। अब वो भी किसी हॉस्पिटल में है, वो मर जाए मैं भी मर जाऊंगी। मैं ये इंतजार कर रही हूँ, भगवान से कह रही हूँ मुझे तब तक मरने मत देना जब तक वो ना मर जाए। और उसके जैसी उसकी खबर आई, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगेगा? फिर मुझे फ़ोन आएगा किसी का। मैंने कहा किसका? अब वो छोड़ो तुम, किसका? किसी का फ़ोन आया, मालकिन ने उसकी उठाया, तो वो चुप हो गई कि वो नहीं रहा। बस उसके बाद ये अजीब, मुझे वो हंसी कभी नहीं भूलती। तो आप ये कहेंगे कि मैं कैसे भूलूं, जब वो जितनी मतलब विद्रुपता से हंसी, वो आखिरी हंसी थी उसकी, इतनी खूबसूरत लड़की की, और इतनी बदशक्ल हो गई थी वो कि कहा मुझे सुकून है। बस दीदी ने मुझे वादा करा मेरे बेटे को पढ़ाती रहेंगी, मैंने इतना पैसा दीदी को दिया है, मेरे बेटे को ज़रूर पढ़ाएंगे। वो भी बहुत रोई, हम भी बहुत रोए, और मर गई। हमने छोटी छोटी जो बहुत ज़्यादा मुझे दुख देते रहे, उन पे कुछ वो भी बना रखी हैं, क्लिप्स भी उनकी, आप चाहेंगे आपको भेजेंगे। एज अ यूथ क्या किया जा सकता है? हम क्या कर सकते हैं? आम जनता क्या कर सकती है इस चीज़ को ख़त्म करने सच के तो लिए? ये है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने लोगों से ये भी कहा ना, जो कह रहे ये तो कह रही है अपनी मर्जी से हम यहाँ, और ये निकलना नहीं चाहती, मैंने कहा मैं निकालूंगी। आप अपने घर में चौका बर्तन करने के लिए रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि जो घर की औरत है वो 24 घंटे उस पर नजर रखेगी, मेरे पति को तो नहीं देख रही, जवान बेटा है तो मेरे जवान बेटे को तो नहीं देख रही, ये तो खराब औरत है। और वो जो खराब औरत का टैग है ना, वो उसको जीने नहीं देगा उस घर में सम्मान के साथ। इसीलिए उनके बच्चे जो पढ़ लिख के काम कर रहे हैं, वो कहीं ये नहीं बताते हमारी माँ वहां से थी। बस एक ही प्लस पॉइंट इस बीच हुआ कि हम लोग प्रिकॉशंस के लिए उनको आग्रह करते रहे, तो उनको सबको अपने पिता का नाम याद है। एक माँ के 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों के अलग अलग बाप तो हो सकते हैं, मगर उन्हें पता है कौन है, किसका बाप कौन है, बस इतना। तो कोई नहीं रखता है, कोई रखेगा उन्हें काम पे?
मैं कहूँ किसी जगह जाके कि मैंने बहुत से जो सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, परिचित भी हैं, छोटे शहर में लोग एक दूसरे के परिचित रहते ही हैं। मैंने कहा भी तुम लोग मॉल्स में सिक्योरिटी गार्ड रखते हो महिलाओं को, तो मैं कुछ महिलाएं, अरे क्या बात कर रही हो बहन जी, पता लगा वो तो वहाँ से कस्टमर ढूंढ ढूंढ के लाने लगी। तो ये अब क्या बात कर रहे हो, औरत होती है, उसके औरतपन को तो देखो एक बार। तो क्यों नहीं वो आपसे बदला लेंगी, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, वो इस काम को कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि आपने उनका वजूद छीन लिया, इस समाज ने उनका वजूद छीना है। क्यों छीनेंगी फिर, जब क्यों छोड़ेंगी वो, कि जब आपकी लड़की आ रही है तो उनसे ज़्यादा खुश तो शायद कोई नहीं होता होगा। अब वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है ना, अपने बच्चों को काबिल कर रही है, मगर आपका बच्चा खतरे की निशान पर खड़ा है। हर घर का, हर जगह उनके दलाल हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह फैले हुए दलाल होते हैं, किस तरह आते। मैं हैरान हो गई थी, एक लड़की ने, एक बार मुझे किसी ने फ़ोन किया कि आप दीपक को जानती हैं। मैंने कहा दीपक तो बहुत सारे हैं, बताओ वहाँ कबड्डी बाजार में किसी दीपक को जानती हैं? हाँ जानती हूँ, ये नंबर उसका है। मैंने कहा हाँ उसका, लड़की उसके पास है, मेरी बहन है, निकाल दो कैसे भी। और मैंने कहा तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। एक एक चीज़ बताई उसने मुझे कि यहाँ है, ये नीचे की दुकान है, ये कैसे पता तुम्हें? कि किसी से मेरी बहन ने फ़ोन करा है, फ़ोन लेके किसी कस्टमर को विश्वास में लेके। अब अभी नया ये हुआ शोशा उसके बाद कि उन्होंने कस्टमर्स के फ़ोन ही बाहर रखा दिए, कोई कस्टमर अंदर फ़ोन लेके नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर लड़कियां हमको कर देती थी। एक कस्टमर 2-4 बार आ गया तो वो फ़ोन कर देती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपकी ये सीलिंग है, वो इस तरह की सीलिंग मतलब फैंसी सीलिंग नहीं, लेकिन पत्थर लगवा दिए। लड़की की हमें सूचना मिली, लड़की नहीं मिली, बड़ा मुश्किल हो गया। बराबर में खंगाला, इधर भी खंगाला, नहीं मिला। हमारे साथ कोई थे सज्जन, दबंग से थे, उन्होंने कहा रुको, ये सारे लाल पत्थर की है, एक सफ़ेद पत्थर है, इसको तोड़ता हूँ। वो चिल्लाने लगी, मेरी छत तोड़ दी, छत बनवाऊंगी मैडम आपसे, अभी आप बनाएंगी मेरी छत, अगर टूटी, पत्थर अगर निकल गया, पत्थर निकलते मेरी सारी नीचे आ जाएगा, ऊपर का मिट्टी विट्टी सब मलबा नीचे आ जाएगा, और कौन सफाई करेगा? मैंने काम करके जाएंगे। तो तभी मेरी निगाह पड़ी कि एक ये नया था मेरे लिए कि एक ऐसी छोटी सी खड़ी थी, कुछ स्टील का बना हुआ। ये क्या चीज़ है? खोला तो पूरी सीढ़ी थी, फोल्डिंग सीढ़ी थी। तब तो वो जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि मैं तो अभी से तोड़ूंगा। वो खोल के अंदर, वो खोला तो उसमें लड़की निकली, दो, सांस नहीं आ रहा था कहीं, वो नहीं थी, और वो पूरी पूरी आबजक थी, जैसे आपकी पूरी छत इतनी हो, ऐसे करके बिल्कुल बैठी हुई थी। बस सोचो आप, अंधेरा, सांस नहीं आ रहा कहीं से, कहीं कोई एक इतनी सी वो भी नहीं है कि जिसमें को दिखाई दे। उसके बाद मारा नहीं? मारती हूँ मैं, मेरी तो अखबारों ने कई बार लिखा कि समाज सेवा या गुंडे लिख देते हैं कुछ भी, तब मारती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मारती हूँ, मुझसे जानबूझ के मुझसे रुका नहीं जाता। तब जब मैं लड़की को इस हालत में देखती हूँ तो नहीं होता फिर सब्र। अगर कोई भी, मैं तो आज सोचती हूँ कि मैं क्यों मेरे भाग्य में यही काम लिखा था, मैं भी सोचती हूँ। और बचपन से क्यों ऐसे घटनाएं हुई कि मुझे यहीं जाना था, क्योंकि वो सब जो भी लड़कियां निकाली ना, उनकी यहाँ पे रखी थी अभी थी सब, कभी वो भूलती नहीं। मैं किसी बहुत ज़्यादा जो मुझे वेदना देती है, जो मुझे पीड़ा देती है, उनका तो मैं जिक्र भी नहीं करती नहीं, क्योंकि वो ऐसे जख्म हरे होते हैं कि शायद। एक में मैंने छोटी सी एक फिल्म बनाई थी, उस बच्ची को मैं कभी नहीं भूल पाई, कभी भी। तो बस मेरा तो यही आपके ज़रिए ये अनुरोध है कि उन्हें ख़राब औरतें कहना छोड़ दें। ख़राब औरतें वो हैं जो लग्जरी जुटाने के लिए, जो हाई फाई जीवन लाइफ स्टाइल जीने के लिए कॉल करती हैं। उन घरेलू औरतों को जो अपने घर में उनको एसी फ्रिज सब चीज़ चाहिए और इतनी कमाई ना हो तो इस काम को करती हैं, उनको आप ख़राब औरतें कहिए ना। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, एक इतनी सी जगह में तो कम से कम ऐसे बीच में एक और देखे 8-10 केबिन होंगे जिनमें उन पे आदमी बैठ नहीं सकता, मतलब मैं क्या बताऊँ, बस जिसमें लेट सके, बस एक इतनी टेबल, इतना। क्या आसान नहीं है ये जो लोग कर रहे हैं ना इस काम को, मतलब मेरे जैसे जो और लोग भी हैं, 7-8 लोग हैं देश में पूरे, वो शायद खुद से भी नाराज़ हैं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी नहीं है कि हमने 500-600 लड़कियां निकाल दी,
कोई बहुत बड़ी नहीं है बात, लेकिन जो हजारों रह गई बात उनकी है बस। हम कभी भी खुद से खुश नहीं हैं। जाते कैसे लोग हैं वहाँ पे? बिल्कुल ही बेकार लोग बिल्कुल जाते हैं या बिल्कुल अच्छे? नहीं, अच्छे लोग तो जाते ही नहीं है। मतलब अच्छे कौन, चारित्रिक अच्छे की मैंने बात नहीं कर रही। पेशे से जो थोड़ा अच्छे, जिनके काम पास से पैसा है अच्छे। उनके लिए तो कॉल कर लें, वो होटल में जाएंगे, वो उस गंद में क्यों जाएंगे? जिसको मैंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं कि बेंच पे लड़कियां बैठी हैं, मैं भी वहीं कुर्सी डाल के बैठ गई और कोई आता है और एक लड़की के बाल अगर ऐसे निकले हुए तो उसको ऐसे छेड़ता है। एक पल को तो मतलब लगा कि कोई अगर मेरी बेटी को ऐसे छुए तो मुझे कैसा लगेगा। मैंने उसका हटाओ हाथ, लड़की कसमसा रही है, वो नहीं लगवा रही तुम्हारा हाथ, हटाओ। अरे इनको क्यों नहीं लगवाएगी, चल खड़ी हो, यही चाहिए मुझे। तो तब मैं थोड़ा करती हूँ मैं गलतियाँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती। वहीं पास में कुछ पता नहीं क्या उसका वो चल रहा था, कुछ काम वाम, वो पड़ा हुआ था एक ऐसे छोटा सा ही था, ज़्यादा नहीं। वो मैंने उसके मारा, उसका लग गया, थोड़ा ज़्यादा लग गया था, वो खून वून निकल आया यहाँ पे। तो मैं मुकदमा लिखा, अरे मैंने कहा अरे तो कुछ किया, मैं गंदी गालियाँ भी दे देती हूँ। फिर मुझे देख के बहुत से लोग ये कहते हैं आप गालियाँ भी दे सकती हैं, लेकिन वो ऐसा मजबूर कर देते हैं कि बहुत बहुत कुछ कहा जाए। मतलब वो लड़की लगातार कसमसा रही है मेरी वजह से, या कैसे आँख की शर्म समझ लो, कुछ भी समझ लो, क्योंकि अब शर्माने लगी थी लड़कियां कि अगर मैं निकलूं भी तो दरवाज़ा बंद कर लें, खिड़की पे लटकना, पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, मैं निकल जाऊं तो उसके बाद मैं कर जाए। तो जब आप देखते हो तभी आप सीधा मतलब नहीं सीधा नहीं कर सकते रेस्क्यू जब तक वो बोलेंगी नहीं। कैसे करेंगे? हाँ, क्योंकि उसमें वो भी तो कहें, उसमें हमें बड़ा लंबा समय लग जाता है। एक लड़की की सबसे पहले हम आई कांटेक्ट पे जाते हैं कि अगर कोई हमसे निगाहें मिला रही है तो हम समझ लेते हैं कुछ कहना चाहती है बस। तो कभी उसको हक करेंगे, कभी उसके हाथ लेके थोड़ा पहले सा उसके साथ प्यार से बात करके उससे बुलवाते ये हैं। हमारे कंकाउंसलिंग का एक तो पार्ट है। मालकिन लोग तो आपसे बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते होंगे कि ये आ वहीं गई। हिलती नहीं है। अरे दीदी मुझे तो जाना था, बाजार जाना था, मैं आपकी वजह से रुकी। मैंने क्या रोक रखा है, जाओ। अरे नहीं, फिर ये लड़कियों को बंद करके जाऊंगी ना, कोई मुझे भाग गई तो कहाँ फिर इसको पकड़ती फिरूंगी। मतलब उनको पता है लेकिन वो मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते। बस मजबूर है, मैं सुनती नहीं हूँ, करते रहो तुम जो करना है। तो ऐसा भी नहीं कि भाई जिन्होंने मुझ पर मुकदमे किए मैं फिर उनके यहाँ ना जाऊँ, मैं तो जाती हूँ, कर जो करना है। मैं भी तुम पे कर रही हूँ, तुम मेरे पे कर रहे हो, लेकिन वो बहुत मतलब वो चाहिए, सल्यूट है आपको सच में। बहुत खराब है परिस्थितियाँ। मैं सोचती थी कि मैं शायद जिस महिला को मैं न्याय नहीं दे सकी, अपने घर रोक नहीं सकी, उसके प्रति कुछ लड़कियां निकालूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन उस रात मिलता है। मैं बहुत गहरी नींद, कई बार ऐसा हो जाता है कि एक लड़की निकाली और फिर उसको लाके हम थाने पे दे के, और मैंने कहा अभी कल करूँगी सारी लिखा पढ़ी, आज नहीं, आज जाऊँगी। और मैं कब सो गई पिछली सीट पे गाड़ी की मुझे पता नहीं लगा, मैं नीचे गिर गई तो मुझे हंसी की आवाज़ से मेरी आँख खुली। फिर आगे बैठा वो जो चला रहा था लड़का गाड़ी, और एक लड़की बैठी हुई थी। तो उसने कहा दीदी आप गिर गई नीचे, सो जाओ फिर से। मैं इतनी गहरी नींद में हो जाती हूँ, मतलब अगर एक लड़की को निकाला उस समय। मगर फिर अगले दिन से मुझे वही लग जाता है कि एक लड़की से ये तो भरा पड़ा है बाजार, कैसे। और देखिए मेरठ, पता नहीं आप कभी गए नहीं गए, नहीं मालूम, अभी तक तो नहीं गए। मेरठ की अपनी एक बसाहट है अलग तरह की। ये बाजार है राउंड, अच्छा, अंडाकार, और ऐसे चारों तरफ 9 दरवाजे, जो मेन शहर है 9 दरवाजे। और 9 दरवाजे अगर दिल्ली से आने वाला तो दिल्ली गेट से आएगा, बागपत में आने वाला तो बागपत गेट से, बुढ़ाना से आने वाला तो बुढ़ाना गेट से, इस तरह से आते हैं। रिसाड़ी से आने वाला तो यहाँ से आएगा। और ये सब अगर इसको दिल्ली जाना तो ये इस बाजार को क्रॉस करके जाएगा। अच्छा। और सभी व्यापारी उस समय का, सभी व्यापारियों के लिए एक एक सराय है, 9 सराय है 9 गेट्स में, जहाँ वो ठहरे। उसके बाद वो एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ चला जाए, गाने बजाने के लिए वो यहाँ चला जाए, ये समय वो था। या अगर फिर उसी ढंग से बसा हुआ है कि 9 वाड़े हैं, 9 पाड़े हैं, 9 पूरे हैं, 9 सराय हैं, ये इस तरह से बसा हुआ पूरा शहर है। मतलब वाड़े पाड़े मोहल्ले, मुफ्तीवाड़ा, जत्तीवाड़ा, इस तरह का ये। तो ऐसे बसाहट थी इसकी। यानी वो तो बसाया इसलिए गया था कि जो व्यापारी बाहर से आ रहा है उसके मनोरंजन के लिए, वो कहीं इधर उधर नजर ना मारे, घर की बहू बेटियों की तरफ नजर ना करे, वो सीधा वहाँ चला जाए, गाना बजाना सुने, अपने सराय में आके सो जाए, दिन में अपना व्यापार कर ले जो भी करना। क्योंकि व्यापार का बड़ा हब है मेरठ, कपड़ा है, स्पोर्ट्स का पूरा मार्केट यहीं है, पूरा ज्वेलरी का यहीं है सबसे बड़ा। तो व्यापारी अलग अलग जगह से आते थे, ये इस तरह बसाया गया था। वो धीरे धीरे जो सब चीज़ें खराब हुई
पुरानी जैसे वो थी जिनको मैं कह रही थी कि महिला, वो कहती थी हमारे यहाँ लोग अपनी लड़की की शादी से पहले लेके आते थे कि इसको उठना बैठना सिखाओ, उठते हुए आवाज़ ना हो, कपड़े की भी सरसराहट ना हो, पायल की आवाज़ ना हो, पायल पहने तो मगर पायल की आवाज़ ना हो। ये सीखने के लिए हमारे पास आते थे। हम तवायफ थे, वेश्या नहीं थे। बहुत अंतर कर दिया इसमें। क्या फर्क होता है इसमें? तवायफ केवल नाचने गाने का काम था उनका, और वेश्यावृत्ति मीन्स ये सेक्स ट्रेड है। और दुर्भाग्य ये है, ये क्यों नहीं खत्म हो रहा? अभी आपने एक सवाल किया कि क्यों नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि 1856 का ये एक 1856 का ये एक वो है कानून, सॉरी 1956 का, जो पहले मतलब सीटा के नाम से जाना जाता था, पीटा के नाम से जानता, मतलब ये प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के नाम से है। यानी ट्रैफिकिंग शब्द तो तब से था 56 से, ट्रैफिक है ना। उसमें अगर ये स्पष्टता और कर दिया जाता कि जब इनको, इसका मतलब आइडेंटिफाई तो कर रहे हो तुम, उसमें लगातार आता है जगह जगह सेक्स वर्कर, है ना, सेक्स ट्रेड, आप भी सुन रहे होंगे। तो फिर जब वो वर्कर हैं, वो ट्रेड में हैं, व्यापार में हैं, तो उनको लाइसेंस क्यों नहीं? आप लाइसेंस दें, फिर उनको वैलिड कर दें। क्यों फिर ऐसा करें? आप कानून तो बनाते, दूर ही है ना सब चीजें, कानून तो बनाते हैं आप व्यापार का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई अपने आप में शब्द नहीं है। ट्रैफिकिंग का मतलब ये था जो ट्रैफिक के जरिए जो व्यापार किया जाए, जो तांगे घोड़ों से जाए, जो ट्रक से जाए, किसी से जाए, जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ तो वो ट्रैफिकिंग है। सामान लाया जा रहा है, ट्रैफिकिंग है। कपड़े की ट्रैफिकिंग हो रही है, उसमें ले जा रहे हैं। लेकिन इसमें औरत कहाँ से जुड़ गई? सेक्स कहाँ से जुड़ गया? अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप उसे कह रहे हैं, इसका मतलब कानून आपने बनाया, आप जानते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, फिर क्यों नहीं? कहाँ है सरकार के एजेंडे में? कहीं नहीं है, कुछ भी, एक शब्द भी नहीं है। आपके यहाँ दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, मेरे हाथ से ज़्यादा बच्चे नहीं आए, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा, मुझे लगा होश उड़ गया। जैसे एक नया शब्द है सेक्स टूरिज्म। 2010 में आपके यहाँ कॉमनवेल्थ हुए थे। 2010 में मेरे यहाँ से 30 बच्चे आए स्लम्स के, जिनके माँ बाप को 40-40 हज़ार रुपये दिए गए एक मुश्त, कि ये अब 15 दिन 20 दिन 1 महीना वहीं रहेंगे। और वो जो विदेशी आपके यहाँ आए, जो पूरे गेम्स देखने आए, जो खेलने आए, जो कुछ करने आए, मुझे नहीं मालूम, वो जगह जगह लगेज उठाने के नाम पर उन बच्चों को लेके गए। लड़कों की बात कर रही हूँ मैं, लड़कियों की नहीं कर रही हूँ। उनको उठा के ले जाने के लिए, लगेज उठाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो सेक्स के लिए थे। क्योंकि किसी होटल में ठहरेंगे, लड़की बुलाएंगे, बदनामी हो जाएगी। अगर कहीं रेड हो गई, कुछ हो गया तो बदनामी हो जाएगी। छोटे बच्चे हैं वो। कैसे आप इतने क्रूअल हो सकते हैं कि अपने देश का बच्चा किसी विदेशी को ऐसे सौंप रहे हैं, ये जानबूझ के? कौन है वो लोग जो अपने बच्चे को, मतलब तुम्हारा बच्चा फूल का बना हुआ, और जो दूसरा बच्चा, भगवान ने तो एक ही तरीके से भारत दुनिया में भेजे हैं, कैसे आप उन बच्चों को भेज सकते हैं? और हम मात्र 17 बच्चे रेस्क्यू कर पाए उनमें से, बाकी बच्चे नहीं। तो ये ऐसे कांटे हैं जो आज दिमाग पे क्या ट्रॉमा होता होगा, क्या पूरी होता लाइफ के सोचो। लिए। पूरा पूछा मैंने, पूरा जिस समय मीडिया ट्रायल उन बच्चों से कराया, उनके चेहरे मैंने ढके। ये भी कहा मीडिया ने कि आपने इनसे कहलवाया। अरे मैं एक बच्चे से कह रहा हूँ, उनके माँ बाप रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, हमारा बच्चा बीमार है, मर जाएगा हमारा बच्चा, हमारे बच्चे की हालत तो देखो। किसने दिए थे पैसे? किसने दिए थे माँ बाप को? वो नहीं जानते, कोई भी आया दे गया, क्या जाने वो। उनके लिए पैसा मायने रखता था कि लगेज उठाने जा रहा है 15 दिन के लिए, खेल चल रहे हैं दिल्ली में, वहां पे लोग आए हैं, उनको इधर उधर घूमने जाएंगे तो ये सामान वामान उठाते रहेंगे उनका, जो कूड़ा बीन रहा है लड़के। और केवल 10 साल तक का बच्चा चाहिए था उनको, इससे बड़ा नहीं। क्या आप इमेजिन करेंगे? ये दुनिया का इतना कड़वा सच है कि जिसको हम बिल्ली की तरह, जब कबूतर बिल्ली को देखता है आंख बंद कर लेता है, उस तरह हम आंख बंद करे हुए हैं। बिल्ली सामने हमारे जब पट्टा मारने के लिए हर वक्त, हर समय, और हम कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हैं, कुछ नहीं कहना चाहते, इस विषय पे बात भी नहीं करना चाहते। मैं हमेशा अपने बच्चे को इसलिए बिठाती हूँ सामने कि आप सुनो, समझो कि क्या हो रहा है दुनिया में, किसी एक की मदद करो। आज मेरे बच्चों में है ये आदत, सब में, सब सेटल हैं, शादी वादी हो चुकी, कि अगर वो किसी बच्चे को रोता भी देखेंगे, एक बच्चा वहां पे रो रहा है,
मेरे स्टाफ के एक बच्चे, मैं घरों में बच्चे रखे हैं, 3000 बच्चे रेस्क्यू किए हैं मैंने, जिनको घर भेजा है। कहाँ हैं फिर? क्यों नहीं देख रहे? छोटा छोटा बच्चा, आप कभी स्टेशन नहीं देखते, कोई नहीं बात करता इनके बारे में। छोटा सा बच्चा देखोगे, कपड़ा उसके हाथ में मिलेगा। आप जानते हो कपड़ा क्या है? उस कपड़े पे थिनर है, वो उस थिनर को मुंह के जरिए सूंघता है। नशा। मत दो आप 10 दिन खाना, वो उस थिनर के सहारे जिंदा रहेगा, मर जाएगा फिर भूखा। वो नशा है। और क्या 40 रुपए की आती है शायद, उसमें वो फ्लूइड अलग निकाला जो सफेदा जिसे कह रहे हैं, और उसका जो साथ में थिनर रहता है वो अलग लिया। ये कौन करा रहा है इनसे बच्चों से? देखिए, कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं जो घर से भाग आए, हाँ। कोई अपहरण करके ले आया। भीख का एक बड़ा गैंग चल रहा है। ऐसा हाँ। क्यों है कि केवल मुंबई में भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कानून है, पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं? केवल वहाँ है। यहाँ भिक्षावृत्ति के लिए कुछ नहीं है कहीं भी, पूरे हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में कहीं कुछ नहीं। तो वो बच्चे जो लाए गए, उन भीख मंगवाई जाएगी, वो खाना भी मांगेंगे, वो रहने को कहीं जगह, जब एक घर से निकल के आए एक बच्चा तो रहने को भी जगह मांगेगा। वो नहीं चाहिए, पहले दिन से दे दो। मैंने ऐसा भी देखा है कि 3 साल का बच्चा मुझे जीआरपी ने दिया। इस मामले में मैं एक तारीफ करूंगी, जीआरपी सीआरपीएफ स्टेशन के लोग बहुत जागरूक हैं, सेंसिटिव भी हैं। उन्होंने मुझे एक बच्चा दिया कि 3 साल का बच्चा है, बता नहीं पा रहा, अच्छा सा बच्चा, स्वस्थ, और वो आके जैसे ही मेरी टेबल के सामने यूं बेंच पड़ी थी उस पर बैठा, तो कंप्यूटर साफ करने वाला एक कपड़ा उन्होंने कंप्यूटर के नीचे लड़कों ने लगाया हुआ था, वो उसने निकाला, अभी उसे कुछ नहीं मालूम था, और लेके ऐसे लिया, उसने सो गया। वो एक मेरी साथी थी, उसने कहा दीदी गंदा कपड़ा है, बच्चा ओढ़ना चाह रहा है शायद मुंह पे। मैंने कहा नहीं, इसे एक आध बार थिनर सुंघाया जरूर कपड़े से। वो निकाल के ये इसने सोच लिया कि इसमें मुझे आ जाएगी वो महक, और ये सो गया। ये खाना भी नहीं मांग रहा तुमसे, कुछ नहीं मांग रहा। सोचो, बड़ी कड़वी सच्चाई है आशुतोष जी। क्या सुनते हैं? आपका नाम आशुतोष है, इसको सक्रिय करिए, इसको भगवान शिव की तरह से त्रिनेत्र खोलिए, लाइए समाज का सच समाज के सामने। कितने गंदे, कितने घटिया, कितनी हमारी मानसिकता खराब है ना। हम खुश है कि हम बहुत बड़े सेटअप हैं हमारे पास, बहुत बड़ी कंपनियों में हम काम कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। जरा उनकी तरफ भी नजर मारिए कि जो पैसे के लिए मर रहे हैं, हम लोग पैसे के लिए जी रहे हैं, इसलिए कमा रहे हैं ताकि हम अच्छे से जी सकें। वो इसलिए कमा रहे हैं कि वो अच्छे से मर सकें, बस मर जाए एक दिन। मर रहे, हजारों हजार बच्चे मर रहे हैं। कभी स्टेशन जाना हो तो जरूर देखिएगा, कितने बच्चे आपको हाथ में एक कपड़ा दबाए मिलेंगे। किसी ने दिया ध्यान? कभी नहीं। उनके ये नाखून सफ़ेद हुए रहते हैं, उनमें फ्लूइड लगा रहता है जो सफ़ेदा है, और वो केवल उसी के लिए 30 रुपए में कूड़ा बेचते हैं कि उनको शाम को सोने के लिए मिल जाए। पूरा दिन वो बोतल बीनेंगे, कूड़ा बीनेंगे और वो दे देंगे, उससे वो खरीद पाएंगे। बस बड़ा नशा वो खरीद नहीं सकते, उन्हें छोटा नशा दिया जाता है ताकि वो भीख मांगते रहें और तड़फें जब उस नशे के लिए, तो वो केवल फिर कहे जाओ कल फिर कमाना। दिल्ली वालों से मेरा सवाल है एक, आपको हजारों हजारों बच्चे हर चौराहे पे नजर आते हैं, आप क्या समझते हैं कि यूनिक हैं जो बैठे हैं ऐसे? एक कंधे पे एक बच्चा पड़ा है जो रोता नहीं है कभी भी। एक माँ मांग रही है भीख, जैसी गाड़ी रुकती है, आपने कभी बच्चा देखा हो कंधे पे? वो रोता नहीं है कभी, वो चिल्लाता नहीं है, धूप हो कुछ भी हो। एक नन्हा सा हाथ पकड़े हुए हैं, सब उनके हैं। क्यों नहीं वो कहीं से उठाए हो सकते? हजारों बच्चे गायब हो रहे हैं, हर साल लाखों बच्चे गायब होते हैं, और ये सबसे बड़ा पैसा देने वाला धंधा है इस समय, ट्रैफिकिंग। बिना कुछ लगाए एक आदमी की, एक बच्चे की, एक औरत की, एक लड़की की जिंदगी दाव पे लगा के देने वाला पैसा है। उस बच्चे को नशा दिया होता है जो कंधे पे पड़ा रहता है, वो रोएगा नहीं, खाना नहीं मांगेगा, वो सूख के उसके पैर लटक रहे हैं, हाथ लटक रहे हैं। कभी गौर करना आप, जब भी कभी निकलो किसी चौराहे पे कोई माँ दिखे जिसने बच्चा कंधे पे डाला हुआ हो, जरूरी नहीं है वो उसकी माँ हो, वो उस गैंग की एक सदस्य भी हो सकती है, वो किसी का उठाया हुआ बच्चा भी हो सकता है। क्या आप अखबारों में नहीं पढ़ते अस्पतालों से बच्चे गायब हुए? क्या बहुत सी माएँ बाप
नहीं दिखाई देते कि जो चिल्लाते हैं कि हमारा बच्चा गायब हो गया छोटा सा। हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने पे बच्चा चला जाता है भीख मांगने वाले गैंग के पास। इसमें तो मुझे लग रहा है कि पैसे कभी नहीं देने चाहिए। नहीं, मैं नहीं देती पता कभी नहीं भी। ना कि नहीं। तुम्हारे हाथ से कौन सा पाप नहीं हो रहा है। नहीं, मैं कभी नहीं देती। चौराहे पे कितना भी खड़े रहो, मैं किसी को नहीं देती। हाँ, जो बेचने वाला, सामान बेचने वाली कोई लड़की है, लड़का, अगर मुझे लगता है कि ये सामान मैं खरीद सकती हूँ, उसको मैं ले लेती हूँ बस। लेकिन ये जो भीख मांगने वाली औरतें हैं, बच्चा कंधे पे जिनके है, उन्हें तो मैं ना मेरठ में देती। मेरठ में तेजी से बढ़ा है, कभी मेरठ में नहीं होता था, अब हर चौराहे पे है, हर चौराहे पे। पहले घरों में भीख मांगने आते थे, घरों में नहीं आते, चौराहा पे है। आपकी गाड़ी रोकेंगे, रुकेगी आपकी रेड लाइट पे। बच्चे को दूध नहीं पिया इसलिए भूखा ऐसा हो रहा है, भूखा नहीं हो रहा, उसको नशा दिया जा रहा है बस। तो कुछ नहीं इस हिंदुस्तान का नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि हमारे नेता, हमारी सरकारें, हमारा निज़ाम सोया पड़ा है बस, चुप है। और हम चीखेगा भी तो क्या करेगा? हम लाख चीखते रहे, चिल्लाते रहे। जीडीपी बढ़ाने की खोखली बात हो रही है बस भारत में। बातें हो रही हैं। लोग पद्मश्री लेते हैं। एक बार तो एक काम पूछो, क्या किया है आपने पद्मश्री के लिए? आप कलाकारों को पद्मश्री दे रहे हैं। अरे वो अपना एक्ट कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं उससे, काहे लिए पद्मश्री और पद्म विभूषण दे रहे हैं उनको? उस पैसे को कहीं लगा दो ना, किसी गरीब पे खर्च कर दो। क्यों नहीं एनजीओ काम कर पाते? क्योंकि वो पैसा उनको मिलता ही नहीं जो वहां काम करना है। और जो लग्जरी ऑफिसेज में बैठे हैं एनजीओ, वो खूब लेते हैं सरकार से पैसा, क्योंकि वो आईएएस आईपीएस की बीवियां हैं जिनके वो एनजीओ हैं। ये बड़ा कड़वा सच है कि एनजीओ, एक आईपीएस आईएएस या कोई भी कर्मचारी सरकारी, वो रिटायर होने से पहले अपना एनजीओ बनाता है, ताकि जो सरकार पे पैसा पड़ा उसको खा सके, वहां तक आए ना जरूरतमंद तक। बस इतना मैं आपको मैं इतना कहना नहीं चाहती थी, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी सामने, तो वो छुपानी नहीं चाहिए, मैं सोचती हूँ। आप लोग समाज के सच को, समाज का सच तो पता लगे, बताना लगे कि क्या समाज के लोगों को जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, आप कर क्या सकते हैं ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। नहीं कर सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते? इच्छा शक्ति नहीं है हम में। सरकारों को इच्छा शक्ति बनानी पड़ेगी, तब कुछ होगा। हमारे और आपके जैसे लोग क्या कर सकते हैं? चिल्ला ही तो सकते हैं हम, एक बहुत निश्चित लिमिट में काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन बात तो करें। जगह तो मैं खुल के बोलती हूँ, हालांकि मुझे पता है कि खुल के बोलने पे मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मेरे खिलाफ होते हैं लोग, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है, अगर आप, इतनी बड़ी सच्चाई मैं आपको बता के जाऊंगी आज, एक लड़की सुबह से शाम तक 10 से 12 कस्टमर निपटाती है। इमेजिन कर सकते हैं आप, 10 से 12 कस्टमर थक हार के बेहाल हो जाती है, और एक कस्टमर मुश्किल से 150 और 200 रुपए देता है। वो उसकी नहीं होते, जिसमें से 200 रुपए पर हेड जाएंगे पुलिस को, 50 रुपए एक दलाल की, 50 रुपए एक मालकिन की, एक लड़की का बता रही हूँ मैं, ये एक लड़की मालकिन का, और जो बाकी बचे उस पर 100-200 रुपए वो उसके। इसके अलावा फिर जो किराया, मतलब ये इनका अपना नहीं होता, अपना होता मालकिन का। लड़की आज यहाँ रह रही, कल दूसरे कमरे पे भी जा सकती है। जब वो पक जाए, कोई रास्ता नहीं रहा उसके पास, तो वो किराया छोड़ के, यहाँ तुम ज़्यादा ले रही हो मेरे से, रोज़ाना का लिया जाता है, तो मैं अब दूसरे पे जा रही हूँ, वो किराया। और इसके अलावा एक और बड़ा कड़वा सच, कि नीचे पूरा बाजार है, चाहे दिल्ली हो, मेरठ हो, पुणे हो, कहीं भी हो, और ऊपर ये बाजार, इनका बाजार है। एक आदमी, सपोज कीजिए ये कोठा है, ये सड़क है, ये दुकान है, इसके नीचे की दुकान तो है ही, वो छोड़ो, ये यहाँ खड़ा है दुकान पे आदमी, सामने बात हो रही है इशारे से, लड़कियां दिखाई जा रही हैं खिड़की पे, उसको अगर समझ में आ गई कि ये ठीक है, बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, वो 10 रुपए तो दे के जाएगा दुकानदार को वहाँ खड़े होने का, बिना कुछ करे, और 10 रुपए देगा ऊपर, जो उसको जिसने बताया कि इस कमरे पे ये है, वो नीचे मिल जाएगा जीने के, वहीं खड़ा हुआ। वो एक जस्ट लाइक पेटी ठेकेदार जिसे कहते हैं, मतलब वो कुछ नहीं है वहाँ, लेकिन उसकी 10 रुपये की कमाई है। अब दिन भर में उस कोठे पर अगर 100 लोग चले गए, जाते हैं इतने 1000 रुपये उसने कमा लिए, 1000 दुकानदार ने, तो उसको ज़रूरत ही नहीं कुछ भी, दुकानदार को ना बिके उसका सामान, 1000 रुपये तो उसके आ ही गए।
बाकी 100-200 रुपए सामान बेच के भी कमा लेगा। पूरा इकोनॉमिक्स बना रखा है, इकोसिस्टम चला रहा है। इतना बड़ा जबरदस्त है, वहां से जितने लोग पल रहे हैं, तभी तो विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा पैसा देने वाला ये धंधा है। क्यों सरकारें कॉग्निजेंस लेंगी? उन तक नहीं जा रहा क्या? जब 25-25, 30-30 लाख के कोठे के जाएंगे तो क्या वो सरकारों तक नहीं पहुंच रहे? चुनाव नहीं लड़े जा रहे उनसे? उस क्षेत्र के जब पार्षद, उस क्षेत्र के जब विधायक जाके वहाँ टिकट, अभी नहीं मैं करने देती थी, अब तक, अभी कई साल से हमने बहिष्कार कराया, पहले से लगा देते थे बैनर कि यहाँ कृपया वोट मांगने ना आए। शर्म क्यों चढ़ते हो आप? शर्म करो। तुम वहां जाते हो, बहन जी वोट देना, अब बहन जी हो गई वो, तब उनकी रेस्क्यू की और रिहेबिलिटेशन की बात है, तब बहन जी नहीं हो। हमारे शहर के विधायक ने मुझे कहा था, मैं पुरानी बात कर रही हूँ, अब तो वो दोबारा विधायक हो गए, उन्होंने कहा था बहन जी और बहुत काम है, आपको समाज सेवा ही करनी तो और कर लो, आप तो दबंग हैं, कुछ भी कर सकती हो। अरे उनके बीच में बहुत गंदी गाली दे गए, उनके बीच में जा क्या करती हूँ, हमारे भले परिवारों की। तो मेरे भाई का नाम लिखा है, वो मेरा दोस्त है। मैंने कहा तुम मत मानो, तुम भी आज से मुझे बहन बिल्कुल मत मानो, जब मेरे भाई से दोस्ती खत्म करनी है तो कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किन की आप बात करेंगे? जब सरकार के नुमाइंदे ये बातें करेंगे तो कौन लेगा वहां? और हम जैसे को दबाने में तो कोई कसर छोड़ते नहीं है, सब कुछ किया जाता है। मुकदमे ही इसलिए दर्ज होते हैं। कैसे कोई पुलिस वाला मुकदमा दर्ज कर लेता है? कैसे कोर्ट मुकदमा दर्ज कर लेता है? क्यों नहीं पूछते तुमने जांच की क्या, हमको बुलाया क्या, हमसे पूछा क्या, गवाह है क्या? इसमें कुछ नहीं होता, चाहे वो कोर्ट में जाती खारिज हो जाए, लेकिन होगा मुकदमा उनके कहते। लूट, डकैती, एब्डक्शन सब लगते हैं इसमें। एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, एज अ इंसान, मेरे को लगता है हम ये काम जरूर कर सकते हैं कि हम इसे जितना ज्यादा फैला सकें और इसके बारे में जितनी ज्यादा बात कर सके खुल के वो बात करनी चाहिए। सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा कि सरकार मजबूर हो जाए कि इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक आम जनता इस पे बात ही नहीं करती, बात नहीं करती। तो फिर बस मैं एक पक्ष रखूंगी कि यहाँ मीडिया बड़ा सकारात्मक रोल करता है हमेशा। मेरे साथ तो किया कि मीडिया ने वो लिखा जो देखा सच। जैसी रेस्क्यू मैं सबसे पहले बुलाती हूँ, रेस्क्यू तब करती हूँ जब वो आ जाए, ताकि एक एक चीज की सच्चाई उनके सामने। उसके बाद कोई कुछ ही बकवास करता रहे, फिर कुछ नहीं होता। बहुत सी मतलब कभी ऐसा हुआ भी कि एक आध मामला हो गया कि मीडिया नहीं लेट आ पाई है, लेकिन तब मैंने अपने ऑफिस में बुला के ट्रायल करा दिया, तब तक वहाँ नहीं दिया मैंने, पुलिस की सुपुर्दी में तब तक नहीं देती। तो उससे भी इनको उल्टा नाराजगी होती है। और अखबार ने एक ने लिख दिया कि संकल्प का साहस पास, मेरी संस्था का नाम संकल्प है, संकल्प का साहस पास पुलिस फेल, ऐसे लिख के एक बड़ी सी खबर लगा दी। तो आप ये समझिए कि कितने बड़े अधिकारियों के मेरे पास फ़ोन आए होंगे कि ये आपने क्या लिखवाया बताइए, ये सस्ती लोकप्रियता है। मैंने कहा मुझे एक पत्रकार ला दो जिससे मैंने आज तक ये कहा हो कि 2 लाइन लिख दो कहीं से। उन्होंने खुद लिखा है। और तुम लोग 17 दिन से एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए, मैंने 24 घंटे में ढूंढ के आपको दे दी, तो फिर वो लिखेंगे नहीं? तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको कह सकें कि क्या हो रहा है। मैं अपनी बात नहीं कहती, आप मेरी कहें ना कहें, लेकिन आप अपनी बात कहें कि अपनी आशुतोष बनिए ना, कहिए खुल के, खोलिए तीसरा नेत्र। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बस आज इस कॉन्वर्सेशन के बाद वाकई में मुझे तो इंसान होने पे ही शर्म आ रही है, और हम कुछ कर नहीं सकते। ये कर सकते हैं नहीं हम सिर्फ बात कर सकते हैं। हम इस पे कुछ बात भी करनी होगी, करिए, बात से ही तो बात आगे चलती है, नहीं तो कैसे होगी। इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैं अपने मेन चैनल के ऊपर डालूंगा, जिसमें हम हिस्ट्री से लेके ये कैसे इतना गहरा, मतलब घाव कह लो, ये भारत में किस तरीके से बना है और क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे हम किसी ना किसी टर्म में इस पूरे सिचुएशन को कंट्रीब्यूट कर पाए और हम इसे थोड़ा बेहतर बना पाए। कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर एक बहुत जल्दी मेरे चैनल पे वीडियो आएगी, और मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट को स्पेशली आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करना, आप सबको दिखाना और इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। थैंक यू, आप हमारे बीच में आए हो और आपने ये सारी बातें कही है।